सर, आपसे थोड़ी हेल्प चाहिए थी। बोलिए। एक्चुअली ना दादी के पैरों में सूजन भी थी और वेरिकोज वेन का प्रॉब्लम भी हो रहा था। ओके। तो घर बैठे कुछ एक्सरसाइज है जो कर सकते हैं? बिल्कुल है। देखिएगा, उनको आप ये वाली एक्सरसाइज बताइएगा। उनको ऐसे चेयर पे बिठा दीजिएगा और दोनों पैरों के पंजों को ऐसे उठाने की एक्सरसाइज बताइएगा। ये एक एक्सरसाइज उनको करने के लिए बोलिएगा और दूसरी एक्सरसाइज उनको बोलिएगा कि अपनी जो एंकल रहती है, एड़ी, उसको आप ऊपर की तरफ उठाइएगा। ये घर बैठे बैठे सिंपल एक्सरसाइज है जो घर पे कर सकते हैं। इससे क्या होगा, यहाँ पे पैरों में वेरिकोज वेन वगैरह होता है तो वहां से ब्लड सर्कुलेशन ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाता है। और ये एक्सरसाइज से क्या होता है कि वहां पे आपका किडनी का कोई भी फंक्शन की वजह से जो पैरों में सूजन आती है, वो सूजन आपका रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहां पे एक्टिवनेस रहती है। क्योंकि पैरों पे सूजन हमेशा इसलिए आती है कि वो सबसे लोवेस्ट पार्ट रहता है और वो पृथ्वी के टच में रहता है, तो सारी सूजन पैरों में इकट्ठी होती है। तो ये एक्सरसाइज से वहां के पैरों की सूजन कम हो जाएगी और वेरिकोज वेन में भी काफी आराम होगा इससे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आइए आज हम बात करेंगे ऐसे पेशेंट्स के बारे में जिनको घुटने की तकलीफ रहती है। घुटने की तकलीफ अलग अलग तरह की हो सकती है। किसी को वेट की वजह से घुटने में तकलीफ आ सकती है। किसी को घुटने के अंदर एक पानी होता है जिसको बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड, वो कम होने की वजह से होता है। कभी कभी एज के कारण घुटने में पास आ जाते हैं जिसकी वजह से चलने में तकलीफ होती है। ये घुटने में दर्द सेम रहता है, तरीके इसमें कुछ कुछ अलग होते हैं। किसी का वेट की वजह से होता है, किसी का कैल्शियम कम होने की वजह से होता है, किसी का लिगामेंट की वजह से होता है ना। तो आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि आपका दर्द कौन सा है। अभी हम कुछ पेशेंट्स का रिसेंटली वीडियो शेयर करेंगे जिन्होंने हमको भेजा है 15 दिन की मेडिसिन लेने के बाद में कि वो कितने हैप्पी है। आइए हम उनका वीडियो देखते हैं। तो देखा आपने ये वीडियो कि कैसे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने से घुटने की प्रॉब्लम सोल्व हो गई है। और यही एलोपैथिक में अगर आप घुटने का ऑपरेशन कर देते हैं तो बेड रेस्ट हो जाता है और उसमें आप लाइफ टाइम ऐसा डांस वगैरह नहीं कर सकते हैं। तो अपनी लाइफ को हेल्थी रखने के लिए आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लीजिए और धीरे धीरे सारी समस्या का सोल्यूशन कीजिए। तो आप आयुर्वेद में आइए और अपना ट्रीटमेंट पूरा कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आइए आज हम बात करेंगे ऐसे पेशेंट्स की जिनके पूरे शरीर में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है ना, घुटनों में सूजन रहती है, या फिर सुबह सुबह उठते हैं तो इन जोड़ों में दर्द महसूस होता है। क्योंकि ये दर्द दिखने में एक जैसा हो सकता है, बीमारियां अलग अलग है। जैसे संधिवात हो सकता है, संधिवात में भी 2-3 वैरायटीज होती है। आमवात हो सकता है, आमवात में भी अलग अलग कैटेगरीज होती है। तो ये डिफाइन करना बहुत जरूरी है कि आपका दर्द कौन सी डिसीज का है, उसके अकॉर्डिंग आपकी मेडिसिन वगैरह चलेगी और उसके अकॉर्डिंग आपका डिसीजन होगा। बहुत सारे व्यक्ति बोलते हैं कि मैंने घुटनों का ट्रीटमेंट लिया, 15 दिन में मुझे आराम हो गया। कुछ व्यक्ति बोलते हैं कि मैं 1.5 साल से घुटनों का ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, जब जाके उसमें आराम आया है। तो हमेशा ये डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है कि आपका दर्द कौन सा है। दर्द में सूजन है, आपको दर्द चलते हुए हो रहा है, आपको बैठे हुए दर्द हो रहा है, या फिर आपको सीढ़ियाँ चढ़ने में दर्द होता है, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन होता है। और उसमें सूजन है, दर्द आपका मॉर्निंग में हो रहा है, रात में हो रहा है, सुबह हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग गोलियां का डिसीजन होता है। एलोपैथिक में सब दर्द एक जैसे होते हैं, सब में सेम पेन किलर चलता है, सेम मल्टीविटामिन और सेम कैल्शियम सभी डिशेस में चलता है। उनके एक ही मेडिसिन सभी में लगभग कॉमन होती है। और आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में महायोगराज को कहाँ देना है, योगराज गुगुल को कहाँ देना है, एकांग वीर रस को कहाँ देना है, महावात विध्वंसक रस को कहाँ देना है, ऐसे अलग अलग स्टेजेस होती है जिसको डिफाइन किया जाता है कि आप उस दर्द की बीमारी को जड़ तक पहुंचते हैं और फिर ट्रीट करते हैं तो आपका रिजल्ट बहुत बेस्ट मिलेगा। इसलिए जहां कहीं भी आप दिखा रहे हैं ऐसे आयुर्वेदिक डॉक्टर को चुनिए जो आपकी नाड़ी प्रॉपर देखता हो, आपका जीभ देखता हो, आपको अच्छे से क्वेश्चन करता हो, अच्छे से उस चीज के बारे में पूरी जानकारी लेता हो,
फिर ट्रीटमेंट लिखता हो तो समझ जाइएगा कि आपका ट्रीटमेंट जो है वो एकदम ऑथेंटिक ट्रीटमेंट है और आप सही दिशा में जा रहे हैं। तो हमेशा जितने डॉक्टर क्वेश्चन आपको करते हैं उनका सही जवाब उनको दीजिए, ताकि उनका डिसीजन मेकिंग सही हो और आपको सही डायग्नोस हो जाए और सही मेडिसिन आपको मिले, तो उससे आपको जल्दी आराम पड़ेगा। धन्यवाद। सर, आप ये क्या कर रहे हो? मैं ये पौधे जिसमें रखते इस पोट के अंदर से सफाई कर रहा हूँ। अच्छा, तो अगर किसी के लीवर की सफाई करनी होगी तो कैसे करेंगे? अगर लीवर की सफाई करना हो तो ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। देखिएगा, अपना जो लीवर होता है वो होता है पेट के अंदर, और अगर पेट के अंदर अपने को लीवर की सफाई करना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए अपने को, जैसे मैंने इस टिश्यू पेपर से इसको पूरा अंदर से क्लीन किया है, ठीक ऐसे ही जब इसका पानी मैंने सबसे पहले खाली किया था, यानी कि सबसे पहले आपको बॉडी के अंदर क्या डालना है क्या नहीं डालना, ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहता है। मतलब आप खाने में क्या ले क्या ना ले ये डिसीजन हम करेंगे, और उसके बाद में आपको लीवर की सफाई करना है तो मतलब ऊपर से डालना आपने बंद कर दिया। उसके बाद में लीवर को साफ करने के लिए कुछ टॉक्सिन्स निकालने के लिए कुछ पाउडर वगैरह हम देते हैं, कुछ काढ़े वगैरह देते हैं, तो उससे क्या होता है पूरा लीवर का साफ हो जाता है। और आपको खाने में सिर्फ वही चीज दी जाती है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा से ज्यादा इसको अवॉइड कर दिया जाता है, और विटामिन और प्रोटीन्स जो बॉडी के लिए जरूरी होते हैं वही हम इसमें देते हैं, और ज्यादातर कच्चा खाना वगैरह देते हैं, तो लीवर ऑटोमेटिक आपका पूरा साफ हो जाता है, लीवर का कचरा साफ हो जाता है। जैसे अपन ने इस पेड़ को साफ किया था, इसको पेड़ को बाहर निकाल के पूरा अंदर से क्लीन किया, उसके बाद में पानी डालना, तो सेम एज इट इज अपने लीवर की पूरी अंदर से सफाई होने के बाद में फिर हम जब बोलेंगे तब आप अपनी डाइट वगैरह को कंटिन्यूस करेंगे। बाकी जब तक हम नहीं बोले तब तक वो सारी चीज उसको अवॉइड रखे, जिससे वो पेट पूरा क्लीन हो जाता है आपका। थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आइए आज हम बात करेंगे अपने जो शरीर में 7 चक्र होते हैं वो कहाँ कहाँ पे होते हैं, उनसे क्या क्या बीमारियां हो सकती है, और उनको बॉडी में एक्टिव कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये आप जो सामने डायग्राम देख रहे हैं, इसमें 7 चक्र बॉडी में दिए हुए हैं, जिनके अलग अलग नाम होते हैं और अलग अलग बीमारियों पे ये काम करते हैं। तो ये जो 7 चक्र होते हैं, इसमें सबसे पहला जो चक्र होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला, जैसे आपने पेड़ की जड़ देखी है, पेड़ की जड़ हमेशा नीचे होती है, ठीक उसी प्रकार से इन 7 चक्रों में जो सबसे पहला चक्र शास्त्रों में बताया गया है वो है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र एग्जैक्ट होता कहाँ है, जो अपनी रीढ़ की हड्डी है उसका सबसे लास्ट वाला पार्ट, यानी कि अपने गुदा और जनन इंद्रिय के भाग के बीच में वाले पार्ट को हम बोलते हैं मूलाधार चक्र, है ना। तो ये मूलाधार चक्र होता है, इसका ये लाल रंग होता है, इसका जो कलर है ये लाल रंग का है, यानी कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट काम होता है मूलाधार चक्र को एक्टिव करना, क्योंकि मूलाधार चक्र की वजह से ही आपको बहुत सारी समस्याएं होती है, जैसे वेरिकोज वेन, घुटने, कमर, जोड़ों का दर्द, गुर्दे, ब्लैडर, रीढ़ की हड्डी, यानी कि पृथ्वी तत्व से संबंधित जो जो तकलीफें होती है वो इस मूलाधार चक्र की वजह से होती है। तो यानी कि मूलाधार चक्र को अगर एक्टिव कर लिया जाए तो आपकी ये समस्याएं सोल्व हो जाएगी। इसी प्रकार से हर एक चक्र का कुछ न कुछ अलग अलग रोल है, उसके बारे में हम कल बात करेंगे अगले चक्र के बारे में। आज हमने जाना मूलाधार चक्र, और अभी हम 21 जनवरी से जो कोर्स कर रहे हैं उसमें इन चक्रों को एक्टिव करना सिखाएंगे, है ना। तो आप जितना इसको रेगुलर फॉलो करेंगे, इसको देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कौन कौन सा चक्र किस बीमारी में काम करता है और इसका क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो कल हम फिर जानेंगे स्वादिष्टान चक्र के बारे में। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आज हम बात करने वाले हैं दूसरे चक्र के बारे में। कल हमने पहले चक्र के बारे में जाना था, आज हम दूसरे चक्र स्वादिष्टान चक्र की बात करेंगे। तो दूसरे चक्र का कलर जो होता है वो नारंगी कलर का होता है ना, यानी ऑरेंज कलर इसका होता है। और इसमें सबसे ज़्यादा कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो यह चक्र हर्निया, महिलाओं में मासिक धर्म से संबंधित समस्याएं, इनफर्टिलिटी, जननांग, किडनी से संबंधित रोग और बवासीर यानी कि पाइल्स आदि की समस्याओं, ये सभी जो भी होते हैं ये इस चक्र की गड़बड़ होने की वजह से होता है। और ये चक्र जो है जल तत्व से संबंधित है ना। जब ये चक्र आपका गड़बड़ हो जाता है तो आप इसको ध्यान से
और ध्यान या मेडिटेशन करके इसको चक्र को आप ठीक कर सकते हैं। और इस चक्र को जब ये ठीक हो जाता है तो ये सारी प्रॉब्लम्स होना ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है। तो ज़्यादातर समस्याएं ये आपके स्वादिष्टान चक्र के गड़बड़ होने की वजह से होती है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आइए आज हम बात करेंगे तीसरे चक्र के बारे में। तो तीसरा चक्र होता है अपना मणिपुर चक्र। इसका आप रंग देख लीजिए, यह पीले रंग का होता है ना। और यह चक्र हमेशा सूर्य से संबंधित होता है और इसका स्थान जो होता है वो अपना होता है अपनी नाभि के जस्ट ऊपर। नाभि के जस्ट ऊपर यानी कि इसमें अपनी जो जो डिसीज आएगी वो अग्नि तत्व से संबंधित आएगी, जैसे कि पेट की तकलीफ, आंतों की तकलीफ, पैंक्रियास से संबंधित रोग, सूजन, पेट में अल्सर, गैस, एसिडिटी, कब्ज, शुगर, कैंसर, लिवर, अपच, पथरी, मोटापा, ये सब जितने भी संबंधित रोग होते हैं ये अपनी अग्नि तत्व से संबंध रखते हैं इसको। यानी कि अग्नि जो खाना डाइजेस्ट करने का काम करती है वो हमारी पेट में होती है जठराग्नि, है ना। तो जठराग्नि किसी की जब मंद हो जाती है तो शरीर में बुखार वगैरह आना शुरू हो जाता है। और इस जब भी इस चक्र से संबंधित समस्या होती है तो अपने वात, पित्त और कफ तीनों ही इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो इसलिए इसका सबसे एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी, क्योंकि अपने डाइजेशन से ही सब कुछ चीज़ें बॉडी में चलती है। अगर आपका डाइजेशन ही गड़बड़ रहेगा तो आपका खाना सही से नहीं रहेगा, तो आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि आयुर्वेद में बोला गया है सर्वे रोग अभिमंदानम, सभी रोग पेट से ही शुरू होते हैं। तो हमेशा इस चक्र को हमको ठीक रखना चाहिए। अगर यही चक्र अपना गड़बड़ रहा तो बाकी चीज़ें पे आप फोकस नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि ध्यान के द्वारा अपने इस मणिपुर चक्र को हाँ आप ठीक कर लीजिए, तो इससे आपको काफ़ी कुछ आराम मिलेगा। इसका मंत्र है रम और इससे संबंधित देवता है विष्णु और लक्ष्मी। यानी कि ये मान के चलिए कि सबसे इम्पोर्टेंट जो चक्र होता है वो ये अग्नि तत्व तीसरा तत्व होता है ना। तो अपना आहार, शुद्ध आहार कर लीजिए, है ना। और इसको ध्यान के द्वारा आप सुबह सुबह 5 से 10 मिनट ध्यान करके आप इसको ठीक कर सकते हैं, है ना। और जब ये चक्र आपका ठीक होता है तो इसके जस्ट ऊपर वाले चक्र में आपको ऊर्जा मिलती है। तो कोशिश कीजिएगा कि इस चक्र को सबसे ज़्यादा महत्व दीजिएगा और उसके साथ में आप इसका ध्यान से पूरा इसको ठीक कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आज हम बात करने वाले हैं इन 7 चक्रों में जो चौथा चक्र होता है उसके बारे में। तो चौथे चक्र का नाम है अनाहत चक्र। अनाहत यानी कि बिना किसी आघात या अनस्ट्रोक भी कहा जा सकता है, मतलब ये अविनाशी होता है। मतलब इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, अनाहत, बिना किसी को आघात या आहत किए हुए इस चक्र का नाम दिया गया है अनाहत चक्र। इसका नाम अनाहत क्यों दिया गया है ये जब इसका डिटेल समझेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा, क्योंकि यह चक्र बहुत इंपॉर्टेंट चक्र है और ये चौथा चक्र है। यह प्रेम, करुणा का प्रतीक है और यह चक्र मानसिक, भावनात्मक और सृजनात्मक भी और कलात्मक भी है। और इसका जो आप रंग देखेंगे ये नीले रंग का होता है और इसका जो स्थान होता है अपने चेस्ट में यानी कि हृदय के पास होता है। तो इसलिए इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। और जब ये चक्र आपका गड़बड़ होता है तो सबसे ज्यादा बड़ी बीमारी इसी से होती है। और इस चक्र को आप देख सकते हैं कि ये जैसे कमल होता है ना 12 पंखुड़ियां वाला, वैसा होता है। इसके केंद्र में 2 त्रिकोण बने हुए होते हैं। आप ये इसको देखेंगे, इसके केंद्र में ऐसे 2 त्रिकोण बने हुए हैं। तो यह तत्व वायु तत्व से संबंधित है, मतलब ये स्वच्छंद विचरण करने वाला है। तो आप इसको समझ सकते हैं कि जब वायु तत्व में आपका गड़बड़ होगा तो आपका हार्ट, लीवर, अपना पित्त, रक्तचाप मतलब बीपी और ब्रेस्ट से संबंधित समस्या यानी कि ब्रेस्ट कैंसर वगैरह जो होता है वो इसी तत्व के गड़बड़ होने की वजह से होता है। तो जब आप ध्यान वगैरह के द्वारा इसको ठीक करते हैं तो ये समस्या आपकी ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है, क्योंकि सबसे बड़ी बीमारी यहीं पे होती है हार्ट डिसीज की। क्योंकि यहाँ अगर जब हार्ट डिसीज की बीमारी हो जाती है तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ इसी चीज़ में होती है। तो कोशिश कीजिएगा इस चौथे चक्र को भी
ध्यान के द्वारा आप इसको ठीक कर लें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर रितेश पाटीदार। आइए आज हम बात करेंगे विशुद्ध चक्र की, जो गले में होता है। आप इसको देख सकते हैं, इसका मंत्र है हम, और ये किन किन रोगों पर काम करता है ये देखते हैं। तो यह थायराइड, कैंसर, सर्वाइकल, कंधे का दर्द, खर्राटे लेना, छोटा कद, दुबलापन, मोटापा, यानी कि आकाश तत्व से संबंधित है। तो इस तत्व से मतलब आपको बोलने से संबंधित समस्याएं, गले से संबंधित समस्या, ये सारी दिक्कत होती है। अगर आप इस चक्र को मेंटेन कर लेते हैं तो थायराइड आपका ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। ये गले में होता है, और हम जो भी खाना वगैरह खाते हैं वो सब गले से ही होकर निकलता है। तो इस चक्र में आपका खाना जो गले से निकल रहा है, तो आप क्या खा रहे हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। अगर आप यहाँ पे शुद्ध सात्विक भोजन लेते हैं तो ये चक्र बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है। और अगर यही आप नॉनवेज, अंडा, मछली वगैरह ऐसा कुछ लेते हैं, या फिर विरुद्ध आहार वगैरह करते हैं, तो इस चक्र को ठीक नहीं किया जा सकता है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आइए आज हम बात करते हैं आखिरी के दो चक्र के बारे में, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। तो इसमें जो ये नीचे वाला जो चक्र है, ये आपका आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र का स्थान होता है दोनों आंखों के बीच, जो जहां अपन तिलक लगाते हैं, जिसको शंकर जी की तीसरी आंख बोलते हैं। तो जो तीसरा नेत्र जिस जगह होता है, वहां पर होता है अपना आज्ञा चक्र। तो आज्ञा चक्र किन किन चीजों से रिलेटेड होता है ये देख लीजिएगा। आज्ञा चक्र में सिर दर्द, माइग्रेन, आंख, नाक, कान के रोग, बालों के रोग, लकवा, ट्यूमर और डिप्रेशन, किसी प्रकार के नशे की लत, ये सब आपका आज्ञा चक्र की वजह से होता है। इसमें वात, पित्त, कफ, तीनों का इनबैलेंस होना, ये इसी की वजह से होता है। क्योंकि आज्ञा चक्र जिसका एक्टिव हो जाता है वो सब इन चीजों से परे हो जाता है। और फिर इसके बाद में सबसे आखिरी आता है अपना सहस्त्रार चक्र। इसको ब्रह्मरंध्र भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें ये 1000 कमल की पंखुड़ियों के समान होता है। इसमें जो 1000 कमल की पंखुड़ियां होती है, उस का आकार लिए हुए होता है। इसको ब्रह्मरंध्र भी बोलते हैं। ये सिर के सबसे ऊपरी वाला पार्ट होता है। यह जो अपना जहाँ शिखा होती है, चोटी होती है, उस जगह होता है। और जब ये चक्र आपका एक्टिव होता है, तब आपको नींद, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब चीजों से छुटकारा मिल जाता है। और जब ये चक्र आपका गड़बड़ होता है, तो आपका डिप्रेशन की सबसे बड़ी समस्याएं होती है। और आजकल सबसे ज्यादा जो समस्याएं चल रही है वो डिप्रेशन की है। तो जब इस चक्र को हम एक्टिव कर लेते हैं, तो डिप्रेशन, तनाव, एंजाइटी, ये सारी चीज आपकी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सर। क्या बात है, आज बहुत रिलैक्स कर रहे हैं। क्या आपकी हेल्दी लाइफ का क्या राज है? देखिएगा, हेल्दी लाइफ का सबसे बढ़िया राज जो है, 5 चीजें मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने 5 चीजें अपनी लाइफ में अप्लाई की तो आपकी लाइफ एकदम फिट रहेगी और हेल्थ आपका बहुत अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले आप समझिए कि खाना जब भी खाएं, प्लेट 1 प्लेट 2 को फॉलो करें। यानी कि सलाद खा के, जो भी खाना खा रहे हैं वो सलाद खा के खाना खाने का नियम करें, नंबर 1। दूसरा, सुबह नाश्ते में फल खाना शुरू करें। तीसरा, सुबह मॉर्निंग में घूमने जाए, मॉर्निंग वॉक करें, एक्सरसाइज करें, स्विमिंग करें, रनिंग करें, साइकिलिंग करें, जिम करें, या कुछ भी जो भी अदर एक्टिविटी हो वो बॉडी के लिए जरूरी है वो करें। और रात का खाना सूर्यास्त के पहले पहले खाएं। ये सबसे मेन हेल्थ टिप्स है जो हर एक आदमी को फॉलो करने चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आइए आज हम बात करेंगे कुछ भ्रांतियों के बारे में। आयुर्वेद को लेकर कुछ लोगों को बहुत सारी भ्रांतियां हो जाती है। बहुत सारे लोगों को ये अफवाह होती है कि आयुर्वेद लेने से किडनी खराब हो जाती है। बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है आयुर्वेद गर्म होता है ना। तो हमको आयुर्वेद में सिर्फ भ्रांतियों पर नहीं जाना है, कुछ चीजों पर विचार करना है कि आप जो मेडिसिन ले रहे हैं उसका रस, गुण, वीर्य, विपाक ये कैसा है। रस मतलब वो खाने में कैसा है, गुण मतलब उसके गुण क्या है। उसके गुण वो डिपेंड करते हैं कि आप जो खा रहे हैं उसके गुण आपकी बॉडी में क्या इम्पैक्ट करेंगे।
वीर्य मतलब उसका वीर्य कैसा है, वो उष्ण वीर्य है या शीत वीर्य है। विपाक मतलब वो पचने के बाद कैसा काम करेगा। तो ऐसे आयुर्वेद में अलग अलग मेडिसिन अलग अलग तरह से काम करती है, रस गुण वीर्य विपाक पे। यानी कि आयुर्वेद सिर्फ एक छोटी सी कोई विद्या नहीं है, ये बहुत बड़ा सागर है। इस सागर में अगर आप सिर्फ अफवाह ऊपर जाएंगे, जैसे समुद्र है, सिर्फ उसकी लहरों पर जाएंगे कि समुद्र की लहरें बहुत खतरनाक होती है, आप उसमें डूब जाएंगे, तो आप कभी भी समुद्र के अंदर से सीप निकाल कर नहीं ला सकते हैं, मोती निकाल कर नहीं ला सकते हैं। ठीक इसी तरह से अगर आप आयुर्वेद में सिर्फ ऊपर ऊपर ज्ञान रखेंगे, ऊपर ऊपर आप उन चीजों को देखेंगे, तो आप कभी भी नहीं समझ पाएंगे कि कौन सी मेडिसिन गर्म होती है, कौन सी किडनी के लिए फायदेमंद होती है, कौन सी किडनी के लिए नुकसान होती है, कौन सी बस में किडनी में देना चाहिए, कौन सी नहीं देना चाहिए। ये सब विचार एक अच्छा आयुर्वेदिक डॉक्टर करता है। तो आपके नियरेस्ट में जो भी आपका आयुर्वेदिक डॉक्टर है, उससे पहले सजेशन ले, उसके बाद में मेडिसिन ले, क्योंकि बिना सजेशन के मेडिसिन लेना भी घातक हो सकता है। इसीलिए ये भ्रांतियां मार्केट में निकल कर आ रही है कि आयुर्वेद गर्म होता है, आयुर्वेद के रिजल्ट अच्छे नहीं है, किडनी पर साइड इफेक्ट नहीं है। आप बसमों का डोज अगर लिमिट से ज्यादा लेंगे तो किडनी पे इम्पेक्ट आना ही है उसका। तो ठीक इसी तरह से पहले आयुर्वेद को समझिए, कौन सी डिसीज में कौन सी क्या दवाई देनी है उस पर विचार कीजिए, उसके बाद में आप उस पर फोकस कीजिए, तो आपको आयुर्वेद के साइड इफेक्ट नहीं, आपको आयुर्वेद के लाभ दिखेंगे, है ना। नमस्कार, आज मेरे साथ फिर से डॉक्टर पंकज पाटिल सर है। हम सर से आज जानेंगे कि सभी बीमारियों में पेट का अहम रोल कैसे होता है, और पेट से सारी बीमारियां कैसे होती हैं, और हमारी दवाइयाँ पेट में जाके कैसे काम करती हैं, इसके बारे में हम सर से डिटेल चर्चा जानेंगे। तो आइए हम सर से मिलते हैं और सर से जानकारी लेते हैं। नमस्कार। देखो, आयुर्वेद कोई आजकल की विद्या है नहीं, मतलब वेदों काल की विद्या है। वेदों का तो कोई काल अभी ठीक से बताया तो 1000 10,000 बहुत पुराना वेद काल है। वेद का उपवेद है आयुर्वेद में। तो ये बहुत ही सूक्ष्म चिंतन से आयुर्वेद गढ़ा है, ये आजकल के साइंटिस्ट नहीं बनाए हैं ना, ये बहुत ही प्राचीन ऋषि मुनियों ने बनाए, जो अपनी अत्यंत सात्विक प्रज्ञा के उच्च स्तर के लोग थे। आज भी समाज में जो लोग साधना उपासना करते हैं, उनको पता है कि वो प्रज्ञा क्या है, उसके लिए क्या हासिल होता है, तो आदमी क्या कर सकता है। तो आयुर्वेद हमेशा पहले पेट की या बीमारी की जड़ पे ही काम करता है, और उसमें एक बढ़िया सूत्र लिख रखा है, आप भी जानते हैं, बराबर। रोगा सर्वेपि मंदाना। मंदाग्नि। मंदाग्नि मतलब भूख न लगना। सही में अभी भूख ये खेल है ना, पेट का या लीवर का नहीं है। पचाना लीवर का और पेट का खेल है, भूख लगना नहीं। भूख एक ब्रेन का खेल है। अभी हमारा ब्रेन क्या करता है ना, एक सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है। पहले वो डाटा जमा करता है, बाद में प्रोसेस करता है, उसे बुद्धि कहते हैं। जब आपको भूख लगती है तो आपकी बुद्धि कहती है कि यार खा लो, है ना। तो ये जो बुद्धि है बचपन का डाटा यूज करती है। जब हम बच्चे होते हैं ना, तो हम 2-2 घंटे में खाना शुरू कर देते हैं। जब हम बच्चे होते हैं 2-2 घंटे में खाना शुरू कर देते हैं। उनको दूध लगता है, मम्मी दूध पिलाती है, तो स्मृति होती है। इसलिए हमें यहाँ देखिए, हर 2-3 घंटे में कुछ ना कुछ खाने की इच्छा होती है। जैसे जो मोटे होते हैं, जो स्ट्रेस में होते हैं, जिनको बहुत चटपटा खाने की आदत होती है, उनको हर 2-3 घंटे में कुछ ना कुछ खाने की क्रेविंग, एक इच्छा सी होती है। कुछ लोग तो उससे जूझ नहीं पाते, उससे कुछ निकल नहीं पाते बाहर, इतने भयंकर है। और एक कोई इंसान होता है जो 9-9 घंटे खाली पेट रह लेता है, जो जैन लोग पर्यूषण करते हैं, 1-1 महीना खाली पेट रहते हैं, है ना। तो खाना मतलब खाने की इच्छा होना, ये जो है ब्रेन का एक छलावा है, माया है। इसलिए आयुर्वेद कहता है कि अगर आपको अग्नि को पहचानना है, अगर आप अपने आप को नहीं पहचान सकते या समझ नहीं सकते कि कब खाना है, तो कम से कम खाने का एक नियम बनाइए। खाना बहुत जरूरी है ठीक से, और खाना हजम होना बहुत जरूरी है ठीक से। ठीक है, एक ये पेड़ है, समझो पेड़ देख रहे हैं, है ना। ठीक है, इसकी जड़ दिखाई थोड़ी सी, ये है ना, ये पेड़ है, ये सबके पास है। सिंपल है, अगर हम यहाँ वाटर रखें इसकी जड़ में, तो क्या फूलेगा ये पेड़? नहीं फूलेगा, है ना। तो जब ये जड़ से पानी ऊपर जाएगा तभी ये फलेगा फूलेगा। इसलिए जब आपका पाचन ठीक होगा तभी शरीर को पूरा पोषण सही से मिलेगा। अब कई लोग होते हैं वो सालों साल अपच सहन करते हैं, या कुछ लोग हीरो होते हैं जो एंटासिड खाते हैं, सुबह एक पेंटा खा लेते हैं, वो कुछ दवाई,
और पूरे दिन 6 घंटे 6 कप चाय पी लेते हैं, उनको कुछ नहीं हो रहा। पर जनाब आप अगर वो गंदगी सप्लाई कर रहे हो ना, जैसे पीले पीले पड़ जाएंगे, पत्ते पीले पड़ जाएंगे, इसमें रोग हो जाएगा, वैसे आपका शरीर रोगमय हो जाएगा। अभी तुरंत मरता है क्या? नहीं, तुरंत नहीं मरेगा, धीरे धीरे मरेगा, ऐसा। तो आदमी को उसका डर महसूस नहीं होता है ना। जो तुरंत नुकसान करता है उसका डर महसूस है, जो धीरे धीरे महसूस डरता है उसका डर महसूस। जैसे डायबिटीज ले लो, बीपी की गोलियां ले लो, कई अंग्रेजी गोलियां लेते हैं, वो धीरे धीरे आदमी को खराब करती है, तो उसका डर नहीं होता, इसलिए कोई ज्यादा सोच के परेशानी के उपाय नहीं करता। तो आयुर्वेद कहता है कि मंद अग्नि, जो अग्नि है उस पर काम करिए, समय पे खाइए, सही खाइए। और हर व्यक्ति के लिए अलग अलग। कुछ व्यक्ति जो कहते हैं कि सर हम अगर आपके दिए दिए हुए हिसाब से खाएं तो बीच में हमें भूख लग जाती है, हम क्या करें? इतनी भूख लगती है कि गैस ऊपर चढ़ जाता है, सिर हमारा गरगराने लगता है। भैया फिर वो आपकी खाने की बीमारी, आप बीमार है, आप खाने का ठीक से सोच नहीं सकते, मतलब आप बीमार है। तो कृपया आप हमें मिले, यहाँ आए, उसका इलाज करवा लें, फिर खाने की और पचने की सोचें। अगर पहले वहीं आपके गड़बड़ है तो फिर आप कहाँ ठीक से खा पाएंगे, कहाँ से अग्नि को ठीक कर पाएंगे? तो सब कुछ घर पे नहीं होता, कुछ डॉक्टर के पास जाके भी होता। तो सभी जो बीमारियां हैं उसका मूल ये अग्नि है, जो आपका ठीक होना बहुत जरूरी है। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है और हमेशा समय समय पे सर हमको बहुत अच्छी जानकारियाँ प्रोवाइड करते हैं। तो हम सर से ऐसे मिलते रहेंगे और नई नई जानकारियों के साथ में आपको साझा करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आइए आज हम बात करेंगे प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन्स और विटामिन्स अपने को कहाँ से लेना चाहिए, नेचुरली इसको बॉडी में कैसे बनवाना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। और कौन सा ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट करेगा उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो नॉनवेज, अंडा, मछली या दूसरे जानवरों से जो प्रोटीन मिलता है वो आपके लिए कतई अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो प्रिजर्व करके बना के दिया हुआ है। यानी कि बना के कोई चीज आपको रेडीमेड मिल रही है तो बॉडी उसकी आदी हो जाएगी, आपको बार बार फिर वही ज्यादातर देने पड़ेंगे। जैसे आप कोई प्रोटीन्स के लिए अलग से पाउडर्स ले रहे हैं, विटामिन के लिए अलग से गोली ले रहे हैं, तो बॉडी को जब डायरेक्ट कोई चीज मिलती है तो वो अपने बॉडी में उसको बनाना बंद कर देती है। तो हमको क्या करना चाहिए कि जहां तक हो सके प्रोटीन और विटामिन की चीजें ऐसे लेनी चाहिए जो नेचुरली प्रकृति में भरपूर मात्रा में है, फलों में, सब्जियों में, है ना। इनमें जो विटामिन प्रोटीन होते हैं वो अपने को नेचुरली लेना चाहिए। और उसके बाद में जब लीवर उसको डाइजेस्ट करके बॉडी में पहुंचाता है और जब वहां से वो पूरा ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में पहुंचता है तो वो सबसे ज्यादा लंबे टाइम तक टिकने वाला प्रोटीन और विटामिन होता है। और जो आप बना बनाया प्रोटीन किसी को देते हैं तो वो उसको बॉडी को बनाने की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है, तो बॉडी उसको वापस नेचुरली नया नहीं बनाती है बार बार। तो जब आप किसी चीज को सीधा देते हो तो वो बॉडी में एब्जॉर्ब होने लग जाता है, बॉडी उसको बनाने का प्रोसेस छोड़ देती है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आप बॉडी में जो भी विटामिन प्रोटीन दे रहे हैं, जैसे हरे मूंग भिगो कर दे रहे हैं, है ना, पालक की सब्जी दे रहे हैं या फिर ऐसी कोई अलग अलग चीजें दे रहे हैं आप उसको, तो वो बॉडी उसको खुद एब्जॉर्ब करेगी और पूरे बॉडी में उसको डिस्ट्रॉय करेगी। आप इसको एक सीधे से एग्जाम्पल के तौर पे समझे कि जैसे आपके घर में कोई एक छोटा बच्चा है और उसको जब आप सीधे पैसे देंगे या कुछ खाने का सामान देंगे तो वो बिना मेहनत करे आपसे सीधे बोल दिया करेगा बार बार कि मुझे इसकी जरूरत है, ये दीजिए, मुझे इसकी जरूरत है, ये दे दीजिए, और आप उसको निकाल के दे देंगे। यही जब आप उसको एक बार मना करेंगे या ऐसा बोलेंगे कि बेटा खुद कर या फिर अपने हिसाब से देख ले, तो फिर वो क्या करेगा कि अपनी ऐसी व्यवस्थाएं बिठाएगा कि लाइफ टाइम तक उसको किसी से लेना नहीं पड़े या लेने की जरूरत नहीं पड़े। तो अपनी बॉडी को भी आपको ऐसा बनाना पड़ेगा कि लाइफ टाइम बाहर से उसको लेने के बजाय आप उसकी ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि आप जो खा रहे हैं उसी से उसको लाइफ टाइम एनर्जी मिलती रहे। तो खाने में वो चीज आप शामिल कर लीजिए तो आपकी समस्या लाइफ टाइम के लिए सोल्व हो जाएगी। अगर आप जब तक देते रहेंगे तब तक बॉडी उसको यूटिलाइज करते रहेगी। तो उसको कोशिश ये कीजिए कि आप ऐसी चीजें दीजिए जिससे खुद उसको बॉडी बनाए और प्रिजर्व करे और उसको मसल्स में लेके जाए। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आज आप मेरे हाथ में देख रहे हैं दुर्वा, जो गणेश जी को सबसे ज्यादा प्रिय है। दुर्वा जो चढ़ाई जाती है गणेश जी को, इसके बारे में बात करेंगे कि इसका रस गुण विभाग कैसा होता है। क्योंकि यह सिर्फ दुर्वा देखने में बहुत सिंपल, बहुत स्मूथ है ना, लेकिन इसका जो फायदा होता है वो पेट की जलन को कम करता है। यानी कि पेट में जो जलन, गैस, एसिडिटी बनती है, यानी कि पेट में बहुत ज्यादा अत्यंत तीव्र जलन हो रही हो,
तो आप इसका दूर्वा का स्वरस निकाल लीजिए, मतलब दूर्वा को पीस के उसकी चटनी बना लीजिए या फिर उसका रस निकाल लीजिए और उसका रस का सेवन आप 3 दिन तक सुबह सुबह खाली पेट कर लीजिए। तो आपकी भयंकर से भयंकर एसिडिटी इस दूर्वा से शांत हो जाती है। और गणेश जी की पेट की एसिडिटी को शांत करने के लिए एक बार ये दूर्वा का प्रयोग किया गया था, जब से उनको दूर्वा चढ़ाने का चलन हो गया है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आइए आज हम बात करेंगे बस में, ट्रेन में, कार में, चलती हुई कार में, इन सब में वोमिटिंग होने का क्या रीजन होता है ना। तो इनको आइए वैज्ञानिक तरीके से हम समझेंगे कि ये वोमिट क्यों होती है, रिफ्लेक्शन क्यों आता है। तो अपने बॉडी में 5 इंद्रियां होती है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। तो जिनसे अपन कर्म करते हैं या जिनसे हम अनुभव करते हैं उनको बोलते हैं कर्मेंद्रिया। ये 5 तरह की होती है। आयुर्वेद के हिसाब से देखा जाए तो शब्द, स्पर्श, रस, घ्राण और दर्शन, यानी कि जो भी हम सुनते हैं वो इन कानों के माध्यम से, जो भी हम सूंघते हैं वो नाक के माध्यम से, जो हम देखते हैं आंखों के माध्यम से, कोई भी चीज को चखते हैं वो जीभ के माध्यम से, और ये अपना स्पर्श यानी कि स्किन, स्किन किसी भी चीज को बताती है गर्म है, ठंडा है या कैसा है। तो इन चीजों के बारे में हम अब डिफाइन करेंगे। इनमें से कोई भी 2 ऑर्गन का सेंसेशन एक साथ मिलना बहुत जरूरी है। जब तक 2 ऑर्गन के सेंसेशन एक साथ नहीं होंगे तब तक आप का वोमिट का रिफ्लेक्ट आना शुरू हो जाता है। यानी कि जैसे आपने कुछ भी खाया है, अगर आपने वो जीभ में देखा उसका टेस्ट नहीं है या फिर जीभ के लिए फायदेमंद नहीं है या फिर पेट को अच्छा नहीं लगेगा तो वो वोमिट करके उसको रिफ्लेक्ट करके बाहर निकाल देगा। अब चलती हुई चीजों में क्या होता है कि जब हम चलते हैं तब अपन अपने आंखों का कई बार भ्रम हो जाता है कि हम चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, यानी कि उसका मिसमैच हो जाता है अपनी आंखों के साथ में। और दूसरा क्या होता है कि हमने कुछ खाना खाया होता है या ऐसा कुछ किया होता है तो बॉडी का उस समय रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता है, यानी कि बाहर की चीजों से और आप कार में बैठे या ट्रेन में बैठे तो उन चीजों का रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता है आपस में। तो जब रिफ्लेक्ट नहीं होता है ना तो बॉडी को लगता है कि इसने कुछ गलत खा लिया है, लीवर किडनी को काम करने के लिए स्टॉप करता है और उसको एसिड बना के वोमिट के थ्रू पूरा रिफ्लेक्ट करके बाहर निकाल देता है। जब वोमिट हो जाती है तब बहुत अच्छा लगता है, फिर लगता है कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है। तो हमको करना क्या होता है कि जब भी आप कहीं ऐसी यात्रा वगैरह काम कर रहे हैं और वोमिट का बार बार रिफ्लेक्शन आ रहा है तो आपके 2 ऑर्गन को एक साथ काम करने के लिए लगा दीजिए। या तो मोबाइल में आप कुछ वीडियो गेम वगैरह, या फिर मोबाइल में ऐसा काम कीजिए जिससे आपका हाथ और आपकी आंखों का रिफ्लेक्शन दोनों एक साथ हो जाए, यानी कि वहां से ध्यान हटा के आप किसी और चीज में लगा लीजिए तो ये वोमिट का इफेक्ट आना आपका बंद हो जाता है। और इसके लिए एक मेडिटेशन होता है, ध्यान होता है, अगर आपने वो किया तो धीरे 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 ये चीजों पे कंट्रोल आना आपका शुरू हो जाता है और एक समय के बाद में वोमिट का रिफ्लेक्ट आना बंद हो जाता है। आपने देखा होगा जब ड्राइवर कार चलाता है तो उनको नहीं होता है, जो कार में बैठे हुए होते हैं उनको ज्यादातर होता है। तो इसका रीजन ये होता है क्योंकि उसके 2 ऑर्गन एक साथ काम कर रहे होते हैं, आंखें और दूसरा हाथ स्टीयरिंग वगैरह पे, तो उनको वोमिट का रिफ्लेक्ट नहीं आता है। तो उसको चीजों को आप उसके साथ में जोड़ दीजिएगा तो ये आपको वोमिट का रिफ्लेक्ट आना बंद हो जाएगा। और इसके लिए डेली आप 5 मिनट का मेडिटेशन करना शुरू कीजिए तो धीरे 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 ये चीज भी खत्म हो जाती है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए हम भगवान गणेश जी से सीखते हैं कि 5 आयुर्वेदिक हेल्थ टिप्स जो उनके शरीर के अकॉर्डिंग संदेश देते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो गणेश जी आप सभी जानते हैं, गणेश जी की सबसे पहले बात करते हैं उनके मुंह की, यानी कि गणेश जी की सूंड होती है, मुंह जो है वो हाथी का सर होता है ना। तो वो हमको आयुर्वेद के हिसाब से क्या संदेश देता है तो इसके बारे में हमको विचार करना चाहिए कि गणेश जी एक सबसे अलग देवता हैं जो सभी देवताओं में सबसे पहले सर्वप्रथम उनकी पूजा की जाती है। क्यों? और सबसे पहले प्रथम पूजा गणेश जी की ही क्यों की जाती है उसके पीछे एक अलग रीजन है, अलग कहानी है ना। और उनका जो सर काट के सबसे पहले भगवान शंकर जी ने उनका हाथी का सूंड लगाया था। तो उसके बाद में उनको पुनर्जीवित किया गया था और इस तरह से उनकी जो मुंह था वो हाथी का सूंड बन गया था। तो ये हमको आयुर्वेद में क्या संदेश देता है इसके बारे में हम जानकारी रखते हैं। तो क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए वो सारा अपने मुंह से होकर जाता है। तो इस पर विचार करना बहुत जरूरी है
कि आप भोजन क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो पेट में जाएगा तो सीधा आपका सीधा सीधा संबंध ये होता है कि आपका खाने के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में भी बताया गया है अध्याय 17 में कि भोजन कैसा होना चाहिए। सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 प्रकार के भोजन के वर्णन उसमें बताए गए हैं। सात्विक भोजन यानी कि जो सत्व गुण को बढ़ाने वाला होता है ना। दूसरा होता है सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो राजसिक जो रज गुण को बढ़ाने वाला होता है और तामसिक जो नॉनवेज, अंडा, मछली वगैरह वो सब आता है, वो तामसिक भोजन में आता है ना। और जो सात्विक भोजन आता है वो शुद्ध शाकाहारी भोजन आता है, और जो सात्विक भोजन ग्रहण करता है उसको 99% बीमारियां नहीं होने की संभावना रहती है। तो गणेश जी की पहली बात हम सीखेंगे उनके हाथ की सूंड से कि भोजन कैसा करना चाहिए, सात्विक भोजन हमको कैसा रखना चाहिए। इसके बारे में और अलग से वीडियो बनाएंगे, अलग से जानकारी देंगे। दूसरी चीज हम गणेश जी से सीखेंगे उनका पेट। गणेश जी का पेट थोड़ा सा बड़ा हुआ है, तो ये इस चीज का संकेत देता है कि आप खाना भी वही खाइए जो आपका पेट पचा पाए। अगर आपके पेट ने उस खाने को नहीं पचाया तो वो खाना आपको पचा जाएगा, यानी कि लीवर फैटी हो जाएगा, किडनी में तकलीफ बढ़ जाएगी, पेट में अल्सर हो जाएंगे, पाइल्स की तकलीफ हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, फिस्टुला फिशर हो सकता है। तो ये सब जो तकलीफ होती है ये पेट की वजह से होती है, क्योंकि आयुर्वेद में बोला गया सर्वे रोगोपि मंदानाम, सभी रोग पेट से ही शुरू होते हैं। इसलिए गणेश जी से हम दूसरी बात जो सीखेंगे वो सीखते हैं कि आपका पेट का ध्यान आपको सबसे पहले रखना चाहिए। सबसे पहले क्या खाएं, उसके बाद में पेट को कैसे कंट्रोल करें, पेट का कैसे ध्यान रखें। क्योंकि अगर ये चीज ही बढ़ गई आपकी तो सबसे ज्यादा तकलीफें यहीं से शुरू होना शुरू होती है। सबसे पहले किसी किसी को शुगर, कोलेस्ट्रॉल या फिर कोई अदर पेट की बीमारी से शुरुआत होती है और फिर आगे चल के बड़ी बीमारियों में कन्वर्ट हो जाती है। तो सभी बीमारियों की जड़ जो होती है वो पेट होता है। इसलिए पेट विशेषकर संदेश देता है कि हमको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। ठीक है। अब तीसरी बात हम गणेश जी से सीखेंगे। गणेश जी का जो कान होते हैं, जो 2 कान होते हैं वो बहुत बड़े कान होते हैं। तो गणेश जी हमको ये सिखाते हैं कि आपको आयुर्वेद के बारे में जानकारी जहां से भी मिल रही है, सटीक जानकारी मिल रही है, उसको ले लेना चाहिए। आयुर्वेद के बारे में शास्त्रोक्त होना चाहिए, सटीक जानकारी होना चाहिए। जो देने वाला हो उसने या तो शास्त्र पढ़े हुए हो या बीएमएस में जो चरक संहिता, सुश्रुत संहिता पढ़ाई गई हो, पढ़े हुए होना चाहिए, या फिर आयुर्वेद में कोई प्रैक्टिस कर रहा हो और जिसने खुद पेशेंट्स देखे हैं। अगर वो आपको एक बात बता रहा है, उसके अनुभव की बात बता रहा है, उसको तुरंत सुन लीजिए, तुरंत सुन के उसको अप्लाई कीजिए। और हमेशा सही जानकारी, सटीक जानकारी अपने पास रखिए। नहीं तो क्या होता है कि सुनी सुनाई बातों पर आप अप्लाई करने से आपकी तकलीफ बढ़ जाती है। कई बार हम कुछ घरेलू प्रयोग बताते हैं और बहुत सारे पेशेंट्स आके बोलते हैं उनको घरेलू प्रयोग से लाभ नहीं हुआ। जब हम उनसे पूछते हैं किस तरीके से बनाया था तो उनकी बनाने की विधि कुछ गलत होती है। तो हमेशा जो भी हम बताते हैं घरेलू नुस्खे, उसको ऑथेंटिक रूप से प्रयोग कीजिए, तो आपको कभी भी कोई भी तकलीफ नहीं आएगी। इसलिए गणेश जी के जो कान हमको संदेश देते हैं, वो संदेश देते हैं कि आप अच्छी सी आयुर्वेद की अच्छी जानकारी अपने पास रखिए, जिससे हेल्थ आपकी ठीक रहे। चौथी बात गणेश जी से जो सीखने वाली होती है, उनका नाम चलता है बुद्धि में, ब्रेन। बुद्धि सबसे ज्यादा तीव्र होती है वो गणेश जी की होती है ना। रिद्धि और सिद्धि इनके पास है, तो गणेश जी की जो बुद्धि होती है वो सबसे तीव्र होती है। तो गणेश जी की बुद्धि से हमको सीखना ये चाहिए कि सामने वाले डॉक्टर ने हमको जो बात बोली है वो बात ऑथेंटिक है नहीं है, उसको 2 जगह से वेरीफाई कर लीजिए, उसके बाद उस पर अप्लाई कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि आपको सीने में गैस एसिडिटी की वजह से तकलीफ हो रही है, आप डॉक्टर के पास गए, उन्होंने चेकअप किया, उसमें उन्होंने उसमें हार्ट की तकलीफ थी नहीं थी, डिफाइन किया नहीं किया, या फिर उन्होंने अपने लाभ के लिए स्टंट डाल के बाहर भेज दिया। इसलिए हमेशा जब भी आप कुछ काम करें सोच समझ के करें, अपनी बुद्धि का प्रयोग जरूर करें। सामने वाले ने कुछ बोला है तो उसके बारे में जरूर विचार जरूर करें, उसके बारे में खुद फिर उसके बाद में अपना निर्णय लीजिए। कभी भी घबराहट में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, बहुत सारे घबराहट में उस समय ऑपरेशन कर डालते हैं और बाद में पता चलता है इसका तो ऑप्शन था अपने पास में, अगर ये करते तो ये करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए अपने बुद्धि का प्रयोग जरूर करें। एक बार जहां
एलोपैथिक में हाथ खड़े हो जाते हैं, वहाँ आयुर्वेद में आप एक बार तलाश कीजिए, उसमें दूसरा सुनहरा अवसर ढूंढिए। क्योंकि हमने कैंसर पेशेंट्स को ठीक किए हैं, किडनी के पेशेंट्स को ठीक किए, जहां बोला गया था कि किडनी का डायलिसिस चलेगा लाइफ टाइम तक, उन पेशेंट्स को ठीक किया है हमने, है ना। कैंसर में सभी प्रकार के कैंसर्स अभी तक हमने देख लिए हैं, कम से कम 10 टाइप के कैंसर्स अभी तक क्योर हो चुके हैं, है ना। उसके बाद में किडनी और लीवर को तो हम देखते ही हैं, लीवर सोराइसिस हो गया, लीवर कैंसर हो गया, उसको ठीक किया हुआ है। तो इसलिए अपना बुद्धि का प्रयोग जरूर करें और एक बार आयुर्वेद में आके अपना सही डिसीजन ले, सही डॉक्टर से मिले, सही गाइडेंस ले, उसके बाद में अपना विचार करें कि आपने जो निर्णय लिया है वो सही है या नहीं है, फिर उसके अकॉर्डिंग अपना आगे का सारा डिसीजन ले। कभी भी हार्ड एंड फास्ट कोई डिसीजन नहीं लेना है। कई बार आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो बोलते हैं कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, और आप बोलते हैं कि हमारे पास अभी नहीं कर सकते, 2 दिन बाद करेंगे, तो ऑपरेशन 2 दिन के लिए टल जाता है। तो इस पर विचार जरूर कीजिएगा कि आपको सेकंड ओपिनियन लेने की जरूरत है कि नहीं है। और अगर आप पहले से आयुर्वेद को फॉलो करते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप आयुर्वेद में रखिए, ताकि जो पुरानी पद्धति है वो ही आपको लाभकारी होगी। आज से पहले के जमाने में 100 लोग 100 साल ऐसे ही जीते थे बिना कोई मेडिसिन के, और आज भी हमारे घर में, हमारे परिवार में भी ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जो 100 के आसपास पहुंच गए हैं, है ना। तो आप उन्हीं की लाइफ स्टाइल को फॉलो कीजिए, तो आप देखेंगे कि उनकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल सादा, दिन में 2 बार खाना, पैदल चलना लाइफ में था, तो उनको लाइफ में कोई तकलीफ नहीं हुई, गोलियां नहीं शुरू हुई। ऐसे ही सेम कुछ आप रूटीन प्रोफाइल फॉलो रखेंगे तो ये समस्या आपको नहीं आएगी। और लास्ट बात, गणेश जी की आंखें बहुत छोटी होती है। गणेश जी की आंखें हमेशा संकेत देती है कि आप अपनी पैनी नजर अपनी हेल्थ पर बनाए रखिए। अपनी हेल्थ पर पैनी नजर इसलिए कि कई बार आप कमाने के चक्कर में, अपने परिवार के चक्कर में, या फिर अपने कामकाज के चक्कर में अपनी हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं, और जब जो पैसा आपने कमाया है, सब कुछ किया है, वही पैसा वापस हेल्थ में लगाना पड़ जाता है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि अपनी एक पैनी नजर अपने हेल्थ पर बनाए रखिए कि आपकी हेल्थ कैसी है, क्या है, उसके लिए क्या जरूरी डिसीजन है, वो सारे लीजिए। तो सभी को वापस से गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है ना। फिर हम इसके बारे में और डिटेल चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ गणेश जी की चतुर्थी की शुभकामनाएं संदेश देने के लिए मैंने आपको वीडियो बनाया है, और गणेश जी से मेन जो बातें सीखने वाली है वो आप इसको सीखिए और लाइफ में इसको अप्लाई कीजिए, तो आपकी लाइफ हैप्पी हो जाएगी, आपकी लाइफ हेल्दी हो जाएगी। और सभी इसको हेल्दी लाइफ के साथ में फिर से गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आइए आज हम बात करेंगे जिनको गैस एसिडिटी की गोली चलती है, उनकी गोली कैसे बंद करें। यानी कि सुबह खाली पेट का कैप्सूल खाना ही पड़ता है, कोई ऑप्शंस नहीं है। तो 3 चीज नोट कर लीजिएगा, लौंग, इलायची और अपनी जो खाने वाली सौंफ रहती है ना, इन तीनों को तवे पर भून लीजिए। इन तीनों का पाउडर बना के तवे पर सेक लीजिए, और फिर उसके बाद में आधा चम्मच सुबह सुबह खाली पेट इसको लेना शुरू कर दीजिए। आपकी एसिडिटी की गोली खत्म हो जाएगी। इसमें क्वांटिटी कैसे रखना है, आप आधा चम्मच से थोड़ा सा कम उसमें सौंफ मिला लीजिए, और थोड़ा सा इलायची और थोड़ा सा लौंग, क्वांटिटी कम कम ही रखना है इनकी। तो आप इसको बारीक पीस के पाउडर को तवे पे सेक लीजिए, आपकी गोली एसिडिटी की बंद हो जाएगी। ऐसे घरेलू नुस्खों को जानने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए, देखते रहिए, आपको बहुत कुछ घर पे सीखने को मिलेगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आइए आज हम बात करेंगे जांचों के बारे में, यानी कि कौन कौन सी जांचें हमको करते रहना चाहिए। जिनकी एज 25, 30 या 40 के ऊपर है, उनको साल में एक बार कौन कौन सी जांचें करते रहना चाहिए, ताकि बॉडी का अपने को ये पता चल जाए कि कोई किसी को हार्ट अटैक आने वाला है या नहीं है, कोलेस्ट्रॉल है नहीं है, या फिर कोई भी बड़ी बीमारी आने वाली हो, कैंसर जैसी कोई बीमारी आने वाली हो, तो आपको पहले ही पता चल जाए कि आपके बॉडी में क्या क्या तकलीफें हो रही है। तो उसके लिए हमको एक इन्वेस्टिगेशन करते रहना चाहिए साल में एक बार। सीबीसी, लिपिड प्रोफाइल, HbA1c, LFT, RFT, और हार्ट की एक जांच होती है HSCRP, और बॉडी के अंदर का जो इन्फेक्शन लेवल CRP, ESR, RA फैक्टर, जिनको जॉइंट की तकलीफ है उनके लिए RA फैक्टर, यूरिक एसिड, विटामिन B12, कैल्शियम,
ये चेक करते रहना चाहिए। और जिनको यूटीआई से संबंधित प्रॉब्लम है तो उनके लिए CA 127 और CA 125 ये ब्लड इन्वेस्टिगेशन की जांचें होती है, ये साल में एक बार करते रहना चाहिए, ताकि आने वाले कैंसर के बारे में, आने वाले अटैक के बारे में आप पहले से ही जान पाएं। और साथ में किसी को यूरिन संबंधी समस्या है तो उसके लिए यूरिन का रूटीन और माइक्रोस्कोप वाला जो टेस्ट होता है वो साल में एक बार करते रहना चाहिए। और जिनकी ऊपर 60-65 के से ज़्यादा हो गई है उनको 6 महीने में एक बार एक रूटीन टेस्ट करते रहना चाहिए, ताकि आने वाली बीमारियों से अपन पहले ही बच पाएं और उनके इन्वेस्टिगेशन से अपन प्री आयुर्वेदिक कुछ मेडिसिन लेके उसको सॉल्व कर लें तो ये समस्या आपके लाइफ टाइम के लिए सॉल्व हो जाएगी। धन्यवाद। नमस्कार, सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए, सबसे पहले हमने 26 जनवरी पे एक वीडियो बनाया था, अंग्रेजी दवाइयों से आज़ादी, है ना। तो उस पे हमारे साथ बहुत सारे पेशेंट ने जुड़कर अपनी अपनी डिसीज रिवर्स करी है। उसमें हमने बहुत से पेशेंट्स के वीडियो डाल रखे हैं। उसमें रुचि कुंभारकर जी है, उनकी पूरी फैमिली है। उसके साथ में अपने कांताबाई जैन है, दीपक क्षत्रिय जी है, दीपक उपासनी जी है, उसके बाद में पंकज जी है और अपेक्षा जी है। इसके अलावा कम से कम 15 से 20 ऐसे पेशेंट्स के हमने वीडियो अपनी प्रोफाइल में, चैनल पे हमने डाल रखे हैं, जो हमारे साथ जुड़ के 26 जनवरी के बाद से अभी तक में डिसीज रिवर्स कर चुके हैं या उससे पहले जुड़े थे और आज डिसीज फ्री हो चुके हैं। डिसीज फ्री का मतलब ये होता है एलोपैथिक भी बंद और आयुर्वेदिक भी बंद, उसी को बोलते हैं डिसीज रिवर्स। कुछ कंडीशंस में ऐसा होता है कि एक सिंगल गोली चालू रखना पड़ती है, जैसे किसी का हार्ट का ऑपरेशन हो गया है, हार्ट में स्टंट डला हुआ है, तो उनको उस कंडीशंस में एक आध स्टंट वगैरह डालना पड़ता है, तो एक गोली उनकी ब्लड थिनर चालू रहती है। बाकी कंडीशंस में सारी गोलियां बंद हो जाती है। कुछ कुछ पेशेंट हमारे साथ में जुड़ के 3-3 साल, 4-4 साल हो गए हैं, नो आयुर्वेदिक नो एलोपैथिक पे जी रहे हैं। अगर उस रिवर्सल की जर्नी में आना है तो आपको हमारे अकॉर्डिंग डाइट, मेडिसिन और योगा अपनाना पड़ेगा। अगर आप ये अपनाएंगे तो आप अपनी डिसीज रिवर्सल की लाइफ में आराम से जी सकते हैं। और आपको अपनी जो डिसीज रिवर्स करेंगे उसके साथ साथ में आपको एलोपैथिक के जो साइड इफेक्ट होते हैं उनसे आपको पूरी आज़ादी मिल जाएगी और आयुर्वेदिक आपको मेडिसिन लेने से आपकी लाइफ पूरी ठीक हो जाएगी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आइए, आज हम बात करेंगे खाने के बारे में। बहुत सारे व्यक्ति बोलते हैं हम तो बहुत थोड़ा सा खाना खाते हैं, कम खाना खाते हैं, फिर भी हमको तकलीफ क्यों। लेकिन वो इस बात को भूल जाते हैं कि ये आपका थोड़ा खाना अगर ये भी गलत रहा तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, डिसीज को बढ़ा सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। आपके घर में कोई बर्तन साफ करने वाला व्यक्ति है जो बर्तन साफ कर रहा है। अब आपने थोड़ा भी खाना खाया, एक प्लेट में थोड़ी भी नाश्ता करी और वो प्लेट आपने बेसिन के वहाँ पे रख दी, तो साफ करने वाले को तो पूरी प्लेट भी साफ करनी पड़ेगी, छोटी प्लेट नाश्ता की वो भी साफ करनी पड़ेगी। आप जो भी खाना खाएंगे, जिस भी थाली में खाना खाएंगे, वो वहां रखोगे तो उसको साफ करना ही करना है। मतलब आप चाहे इसमें थोड़ा करो या ज्यादा नाश्ता करो, या खाना थोड़ा खाओ या ज्यादा खाओ, प्लेट तो आपको साफ करनी ही है एज इट इज। ठीक इसी तरह से जैसे ही अपने लीवर रहता है, लीवर को खाना डाइजेस्ट करने का काम होता है। आपने थोड़ी भी चाय पी, थोड़ा भी कुछ खाया, तो उसको लीवर को काम करना ही पड़ेगा। नो मोर ऑप्शंस, क्योंकि आपने उसको दे दिया है जबरदस्ती। जैसे बर्तन साफ करने वाले की इच्छा नहीं थी कि मुझे अब बर्तन साफ करना है, लेकिन आपने जबरदस्ती खा के बर्तन वहां रख दिया, तो उनको साफ करना ही करना है। नो मोर ऑप्शंस। ठीक ऐसे ही आपके लीवर के ऊपर लोड आ जाता है, लीवर को काम करना पड़ता है, और फिर बोलते हैं कि मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो उसका एक सीधा सीधा संबंध खाने से होता है कि हम आपको जितने समय खाना खाने के लिए बोले उतने समय ही खाना खाना चाहिए, जितनी बार खाना खाने के लिए बोले उतनी बार ही खाना खाना चाहिए। इसका बहुत डिसीज को रिवर्स करने में बहुत इम्पैक्ट रोल कर पड़ता है। नहीं तो आप दिन में थोड़ा 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 5 बार 7 बार खाएंगे तो आपका लीवर काम करता रहेगा, लीवर को रेस्ट मिलेगा नहीं, और जब लीवर को रेस्ट नहीं मिलेगा तो डिसीज होनी ही होनी तय है, क्योंकि लीवर भी एक समय के बाद थकेगा काम करता हुआ। जैसे बर्तन साफ करने वाला है, आप उसको सुबह शाम और दोपहर 3 ही बार बर्तन साफ करने के लिए बोलते हैं तो वह इजीली कर देगा। लेकिन आप उसको हर 10-10 मिनट में बोलेंगे कि बर्तन साफ करो, बर्तन साफ करो, और कंटिन्यूस बर्तन साफ करवाते रहेंगे तो एक समय के बाद में उसकी तबीयत खराब होनी शुरू हो जाएगी। ठीक ऐसे ही आप अपने लीवर को हेल्दी रखिए, उसको थोड़ा थोड़ा नहीं,
लिमिटेड में दीजिए। जितना हमने बताया है, सुबह नाश्ते में फल सलाद खा के खाना खाना, लंच और रात का डिनर सूर्यास्त के पहले पहले। जो भी करना है सब इसी दौरान करना है और इसी में अपने को ज्यादातर खान पान अपने को सेट रखना है। अगर आपने ये चीजें रखी तो लाइफ में आपको कभी कोई समस्या होगी ही नहीं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आइए आज हम बात करेंगे नींद के बारे में। नींद हमको कितनी लेना चाहिए, क्योंकि नींद भी अगर आपने समय पर नहीं ली तो उस नींद का भी कोई औचित्य नहीं रहता है। समय पर नींद लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बॉडी अपने क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग चलती है, अपने प्रकृति के रिदम के अकॉर्डिंग सेट हुई हुई रहती है। तो जिनको बहुत ज्यादा काम नहीं होता है, नाइट ड्यूटी नहीं होती, वर्क का लोड नहीं है, काम का प्रेशर नहीं है, पढ़ाई का बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है, उनको नियत समय पे सोना चाहिए और नियत समय पे उठना चाहिए। नियत समय यानी कि कोशिश करें कि 10 से 11 बजे के आसपास आप सो जाएं। उस पर्टिकुलर टाइम पे जो सोना होता है, उस टाइम में आपका नींद बहुत अच्छा पूरी हो जाता है। और जो इस समय पर सोता है और उस जो सूर्योदय के पहले यानी कि 5 से 6 के बीच में जो उठता है, उसकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी रहती है, उसमें डिसीज होने की संभावना बहुत कम होती है। आज के युग में हो गया है कि 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक सो रहे हैं और सुबह 7 बजे, 8 बजे या 9 बजे के आसपास उठना हो रहा है। तो ये नींद तो पूरी हो रही है, लेकिन वो गलत समय की नींद आपका पूरा जीवन अंधकारमय रहेगा और आपके जीवन में सबसे ज्यादा डिसीज आने का खतरा बना हुआ रहेगा। तो इसलिए समय के अकॉर्डिंग सोए। कुछ कुछ डिसीज में दिन में सोने के लिए अलाउ किया गया है, उन डिसीज वाले व्यक्तियों को दिन में सोना चाहिए। किस किस डिसीज में मना किया गया है, उनमें नहीं सोना चाहिए, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी सिर्फ रात का सोने के समय की चर्चा कर रहे हैं हम, कि रात का सोने का समय आपका बहुत अच्छा होना चाहिए और परफेक्ट नींद होनी चाहिए, क्योंकि जब आपकी नींद पूरी होगी तभी आप अपने दिन के रेगुलर का काम आराम से इजीली कर पाएंगे। अन्यथा उन कामों में आपका मन नहीं लगेगा, स्ट्रेस रहेगा और आपको धीरे धीरे वो डिसीज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। जैसे इंसोम्निया हो गया, फिर उसके बाद में बहुत ज्यादा सोचने विचारने की क्षमता पर असर आ जाता है और साथ में आपका बुखार, सर्दी, जुकाम, खांसी वगैरह होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है। तो कोशिश कीजिए कि 10-11 बजे के आसपास आप रात्रि में सो जाइए, अगर आपको बहुत ज्यादा कोई विशेष काम नहीं है तो। और सुबह कोशिश कीजिए कि 5 से 6 के बीच में आप सूर्योदय के पहले उठ जाइए, जिससे आपका रूटीन बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आइए आज हम बात करेंगे किडनी डिसीज के बारे में। किडनी डिसीज की शुरुआत कैसे होती है? तो किडनी डिसीज की शुरुआत होती है अपने बॉडी में एसिड का लेवल बढ़ने से। एसिड का लेवल क्यों बढ़ता है? क्योंकि बॉडी में आप जो भी खाना वगैरह खाते हैं, इसका टॉक्सिन्स अपने बॉडी में रहता है, तो वो एसिड के रूप में निर्माण होता है। और जब वो हाइपर एसिडिटी में कनेक्ट होता है तो उसके बाद में उसके सारे सिम्टम्स अपने को हाइपर एसिडिटी के बाद में उसमें बीपी, शुगर, ये चीजें होना शुरू होती है और फिर लास्ट में जाके ये किडनी पे प्रेशर डालता है और फिर किडनी फेलियर की तरफ आता है। तो इन चीजों को बचाने के लिए अपने को बॉडी का एसिड लेवल ही कम करना चाहिए। और एसिड लेवल कम करने के लिए सबसे परफेक्ट जो चीज है वो है अपने पुदीने का जूस। मार्केट में अपने को पुदीना मिल जाता है या फिर अपने खेतों पे पुदीना होता ही है, उस पुदीने के लीजिए, उसका चटनी बना के खाइए या फिर उसका जूस बना के लीजिए, तो आपको ये समस्या का सोल्यूशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपकी बॉडी से एसिड का लेवल कम हो जाएगा, तो आपको किडनी फेलियर की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आइए आज हम बात करेंगे प्रकृति के बारे में। कल हमने जाना था 3 तरह की प्रकृति होती है, वातज, पित्तज, कफज। आज हम जानेंगे इनका खान पान कैसा रखना चाहिए। तो वात प्रकृति वाले को हमेशा अपना खान पान ऐसा रखना चाहिए कि जिससे वात दोष शरीर में नहीं बढ़े, यानी कि गैस, एसिडिटी ये नहीं बढ़ना चाहिए। यानी कि ऐसा खान पान रखना चाहिए कि एकदम स्निग्ध हो, मधुर हो, यानी कि वो खाना जो हो एकदम सूखा खाना नहीं होना चाहिए। सूखा खाना खाने से एकदम वात दोष बढ़ जाता है। दूसरा होता है पित्त प्रकृति वाले। तो पित्त प्रकृति वाले को हमेशा खाना एकदम तीखा या स्पाइसी खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उनको वो नुकसान करता है। तो उस खाने को अपने को अवॉइड करना चाहिए। और तीसरा जो होता है हमारा कफ प्रकृति वाले। कफ प्रकृति वाले को एकदम गरिष्ठ भोजन भी उनको पच जाता है, कोई टेंशन नहीं होती है। लेकिन उनको अपनी जठराग्नि या बल के अकॉर्डिंग खाने का डिसीजन करना चाहिए कि उनको कितना खाना खाना है, क्या काम करना है, कितना एक्सरसाइज करना है, उसके अकॉर्डिंग अपने खाने का डिसीजन ले और अपनी जठराग्नि के अकॉर्डिंग अपना खाना को रखे। कफ प्रकृति वाले का खाना सभी प्रकार का खाना पच जाएगा। पित्त वाले में कुछ खाना पचता है, कुछ रह जाता है।
और वात प्रकृति वाले को बहुत सोच समझ के अपना खाना डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि उनका खाना ज्यादातर नहीं पचता है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आइए आज हम बात करेंगे प्रकृति के बारे में। अपने शरीर की जो प्रकृति होती है वो 3 तरह की मुख्यतः होती है, वातज, पित्तज और कफज। इन 3 के बारे में हम चर्चा करेंगे। वातज यानी कि जो वात दोष वाले प्रकृति जिनकी होती है, उनकी बॉडी एकदम स्लिम रहती है, लेकिन ये बहुत चंचल प्रवृत्ति के होते हैं, हमेशा चलते रहते हैं, बहुत काम करते रहते हैं, एक ही जगह रुकते नहीं है। एक जगह बैठने के लिए बोलते हैं तो बैठ नहीं पाते हैं। इनके विचारों का चिंतन चलता रहता है, विचार हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। उसके बाद में आती है दूसरी प्रकृति जो होती है पित्तज। पित्तज यानी कि जिनको पसीना बहुत ज्यादा आता है, स्वेटिंग जिनको ज्यादा आती है, जिनके बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा जलन रहती है, दाह रहता है, वो सब जो व्यक्ति होते हैं वो पित्त दोष की वजह से होता है। उनकी प्रकृति पित्त होती है, तो उस वजह से पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति हमेशा बहुत तीखा खाना ज्यादा पसंद करते हैं और ज्यादा नमकीन स्पाइसी खाना वो खाना अच्छा लगता है उनको। तीसरा होता है कफज प्रकृति वाले व्यक्ति। कफज यानी कि जिनमें मेद बहुत ज्यादा होता है, जो आपको देखने में बहुत ज्यादा फिट दिखे, यानी कि हाथी जैसा होता है ना, बहुत बलशाली, वैसे स्लिम फिट आपको दिखते हैं, बहुत ज्यादा बलशाली हष्ट-पुष्ट दिखते हैं, और वो एक जगह बैठ के काम करना पसंद करते हैं। और वो कोई भी काम को हाथ में लेते हैं तो पूरा करने के बाद ही उठते हैं, बाकी वो काम हाथ में लेते नहीं है। और उनको चलना ज्यादा पसंद नहीं, उनको सोना और आराम करना सबसे ज्यादा अच्छा रहता है। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे इन तीनों प्रकृति वालों को अपना खान पान कैसा रखना चाहिए। नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आइए आज हम जानेंगे एक दूसरे फूल के बारे में। जो आप मेरे सामने या मेरे हाथ में जो फूल देख रहे हैं, ये जपा का फूल होता है। ये बहुत ही सुंदर फूल है, एकदम रेड कलर का फूल होता है ना। तो इस फूल का आप जूस बना के ले सकते हैं। ये बॉडी को इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए या शरीर पर तेज लाने के लिए इसका फूल का जूस सबसे बढ़िया रहता है। देखिएगा, ये जो पौधा दिख रहा है ये एकदम शीतल है, मतलब इस पौधे की जो प्रकृति होती है वो एकदम ठंडी है, और इस फूल में जो गुण रहते हैं वो भी शीतल रहते हैं। ये हमेशा भगवान के चरणों में अर्पण किए जाते हैं। तो जब इनका जूस वगैरह कुछ बनाकर पियेंगे सुबह सुबह, तो आपके बॉडी में एक अलग प्रकार की एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आइए आज हम जानेंगे इस पेड़ के बारे में, जो पेड़ है शीशम का। ये जो बहुत बड़ा पेड़ आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसकी पत्तियों के बारे में जानेंगे, और ये किस मेडिसिन में काम आता है उसके लिए हम जानेंगे। तो इस पत्तियों को देखिएगा आप गौर से। ये जो पत्तियां हैं, ये आपका जो शेप है ये दिल के शेप में होती है, और सामने से नुकीली होती है ये। तो आप इस पत्तियों को जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये शीशम का पेड़ लगभग 30 से 40 फीट या 50 फीट तक पेड़ होता है। और इस पेड़ की सबसे ज्यादा खासियत होती है कि इसका गुण जो है वो बहुत ही शीतल गुण होता है, ये है ना, ये बहुत शीतल गुण होता है। यानी कि रक्तगत जो पित्त दोष बढ़ा हुआ होता है उसके लिए सबसे कारगर औषधि है। तो इसके पत्तों का रस बनाकर सुबह सुबह खाली पेट 3 से 4 दिन पिया जाए, तो जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग आती है या चेहरे पे बहुत ज्यादा पिंपल्स होते हैं, उसके लिए शीशम बहुत लाभदायक होता है। तो इसका प्रयोग कीजिएगा, और सुबह सुबह इसके खाली पेट 7 दिन तक इनके पत्तों का सेवन कीजिए। तो आपको जितना भी रक्त के अंदर पित्त दोष बढ़ा हुआ है वो आपका कम हो जाएगा, और इससे आपको पूरी तरह से आराम हो जाएगा। धन्यवाद। मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आज हमारे साथ से फिर से मुंबई के सीनियर डॉक्टर पंकज पाटिल सर हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि आयुर्वेद से बीपी को कैसे देखते हैं, और उनका अपने डिसीज को कैसे रिवर्स करते हैं, और जो बीपी की गोलियां खाते हैं उससे किडनी की नुकसान होती है, तो उससे कैसे बचे। तो हम आइए सर से इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। नितेश, थैंक यू। एक्चुअली आप हमेशा कुछ ऐसे सवाल उठाते हैं जो सबके काम के। आज अगर हम देखें कि किडनी पेशेंट क्यों बढ़ रहे हैं, पहले मैं जब 25 साल से आयुर्वेद में काम कर रहा हूँ। पहले बीपी के लोग 20-20, 30-30 साल दवाई खाते थे, किडनी खराब नहीं होती थी। आज 4, 5, 6 साल में किडनी खराब होने लगती है। तो बीपी को ही पहले देखना पड़ेगा कि क्यों उसको आयुर्वेद कैसे सोचता है, बीपी के बारे में आयुर्वेद कैसे सोचता है। बड़ी बात ऐसी है कि किडनी का खराब होने का काम मेन बीपी है, तो हमें बीपी पे ही थोड़ा काम करना जरूरी है। देखिए, ब्लड प्रेशर हम जैसे हम आयुर्वेद ऐसे सोचता है कि जैसे आप दवाई अगर बंद कर दें बीपी की तो आपको क्या लक्षण दिखते हैं। तो पेशेंट को जैसे
एकदम दिल से घबराना, पाल्पिटेशन होना, पसीना आना, चेहरे पे चेहरा लाल हो जाना, इरिटेशन होना, ये सब लक्षण दिखते हैं। और ये सब लक्षण आयुर्वेद के हिसाब से पित्त के बढ़ने से लक्षण है। तो आयुर्वेद ये कहता है जिसे पेट में बढ़ने से एसिडिटी होती है ना, लीवर में बढ़ने से जॉन्डिस होती है। ऐसे अगर पित्त ब्लड में बढ़ने लगे तो ब्लड प्रेशर होता है। तो ये रक्त के अंदर समाया हुआ पित्त है। तो पित्त को वहां से निकालने के लिए आपको पहले पंचकर्मा करना चाहिए। उसमें जैसे विरेचन नाम की चिकित्सा है वो करें, रक्तमोक्षण है, जैसे सिर से ब्लड निकालना, आयुर्वेद में पंचकर्मा का ही प्रकार है, वो करें। और फिर एक कॉमन पित्त को कम करने का परहेज करें, जैसे सही समय पे सोना, सही समय पे जगना, तनाव कम करना, मन में समाधान संतुष्टि रखना, शोक, लोभ, मोह, क्रोध, काम, इन सब जो विकार हैं उनसे दूर रहना, उनको कंट्रोल करना। तो जब ये पित्त बढ़ के पेट में जाता है एसिडिटी होती है, लेकिन ब्लड में आता तो बीपी बढ़ता है। इसको ब्लड में जाने से रोकने के लिए उसे आपको हमेशा पेट से निकालना पड़ेगा। वो कैसे होगा? तो अगर आप हरी सब्जियां खाएं तो होगा, आप पेट ठीक से रहें तो होगा, सही समय पे खाएं तो होगा। तो ये पहला है कि हमें इसको आयुर्वेद में बीपी को कैसे सोचते हैं। दूसरा, बीपी बढ़ने से किडनी कैसे खराब होती है। अभी अगर आप किडनी में जब ब्लड जाता है उसका अगर आप फोटो देखें तो एक फनल की तरह, जैसे हम पेट्रोल डालते तो जो फनल होता है ना, उसी तरह से। तो बड़ा वाला मुंह इधर है और छोटा वाला मुंह किडनी की तरफ है। तो बीपी एकदम फोर्स से, ब्लड एकदम फोर्स से अंदर जाता है। नॉर्मल कंडीशन में भी वो फोर्स से जाता है, जब बीपी बढ़ जाता है वो ज्यादा फोर्स से जाता है। तो वो क्या करता है, ग्लोमेरुलस को एक तरह से नष्ट करता है, उनको खराब करता है। और जो छोटे यूनिट हैं जो किडनी फेलियर का काम करते हैं उनको खराब करता है। ऊपर से ये जो एलोपैथिक दवाइयाँ देते हैं बीपी को कंट्रोल करने की, वो भी उस पर बुरा असर करती है। तो एलोपैथिक दवाई बीपी की और खुद बीपी की बीमारी, ये दोनों किडनी को नुकसान करती है। तो हमें अगर दवाई से बचना है तो बीपी को ही पहले टैकल करना पड़ेगा, पहले उसी पे काम करना पड़ेगा, पहले उसी को ही रोकना पड़ेगा। तो इस तरह से आप अगर सोचे तो बीपी पूरी तरह ठीक भी हो सकता है। तो इसके लिए आप आए, शुद्धि में आए, हमारे पास इसका पूरा ट्रीटमेंट है, वो करें, बहुत अच्छा क्लियर है। धन्यवाद सर ने बहुत अच्छी जानकारी हमारे साथ शेयर करी है, क्योंकि बीपी के बहुत पेशेंट भारत में हैं और अगर ये आयुर्वेदिक तरीके से अपना रूटीन प्रोफाइल अपनाएं और अपनी मेडिसिन वगैरह कंटिन्यू करें तो ये समस्या लाइफ टाइम के लिए सॉल्व हो जाएगी और बीपी की गोली भी बंद हो जाएगी, जिससे किडनी की तकलीफ भी नहीं होगी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार, नासिक शुद्धि क्लिनिक से। आइए आज आपके सामने एक ऐसा केस डिस्कस करने वाले हैं जो सिर्फ ओपीडी में भी अपने ब्रेस्ट के गठान को रिमूव कर चुके हैं। तो आइए हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ में नासिक के एक पेशेंट ये अपर्णा जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। इनकी एज है 46 ईयर और ये हमारे पास में आए थे 28/3/2025 को और उसके बाद में उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया। ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद में आज उनकी गठान पूरी तरह से रिमूव हो चुकी है और आज तारीख है 2 अगस्त 2025, यानी कि 3 महीने के अंदर अंदर लगभग गठान पूरी तरह से चली गई है और अभी गोलियां भी लगभग उनकी मैं बंद करने जा रहा हूँ। और जो गठान की साइज थी वो लगभग 4 से 5 mm के आसपास थी और अभी गठान पूरी तरह से नील हो गई है। और इन्होंने हमने जो सजेशन दिया था वो उन्होंने पूरा फॉलो किया है। बायोप्सी वगैरह जो मना किया था वो नहीं किया है और सिर्फ अपना यूएसजी करा था, सोनोग्राफी करा था, उसकी रिपोर्ट के आधार पे दोनों की रिपोर्ट बाद वाली हमारे पास में नील आ गई है। तो आइए उन्हीं से बात करते हैं अपन कि उन्होंने कैसे किया और डाइट को कैसे फॉलो किया। नमस्कार। नमस्कार। बताइए आपने ये जो चैलेंजेस एक्सेप्ट किया ये कैसे किया, आपने डाइट वगैरह कैसे फॉलो करी? आपका जो आपने जो डाइट हमें बताया था पूरा कि सुबह ऐसे जूस लेना है, फिर खाने में जो चेंजेस किया आपने, खाना तो बहुत सारा खा ही रही हूँ पर वो चेंजेस है जिससे कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, वो जो आपने सब बताया तो वो मैंने पूरा उसी तरह से रूल फॉलो किया। और आपकी जो दवा मेडिसिन दी है आपने, जो दवा हर्बल की जो दवाई दी है तो वो सब लेती रही वो अच्छे से। मतलब जो रूल आपने बताया वो मैंने अच्छे से फॉलो किया और 2 महीने में मुझे रिजल्ट बहुत अच्छा मिला। बहुत मतलब मैं तभी पूरी खत्म हो रही है। बराबर। अब अपन दवाइयाँ भी बंद कर रहे हैं और इनसे आप सीख सकते हैं
कि सिर्फ कैसे डाइट और मेडिसिन से भी सारी बीमारी पर विजय पा सकते हैं। बस वैसे ही आपको मेहनत और लगन के साथ में काम करना पड़ेगा। अगर आपने वो काम किया तो आप बड़ी से बड़ी डिसीज को भी हरा सकते हैं आराम से। तो धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आइए आज हम बात करेंगे इस बारिश के मौसम की, क्योंकि बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा जो डिसीज़ होती है वो होती है स्किन डिसीज़। और स्किन डिसीज़ को ख़त्म करने के लिए अपने को सबसे बेस्ट घरेलू तरीका कौन सा है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उसके लिए अपने को सबसे जो बेस्ट तरीका होता है तो नीम अपने घरों के आसपास मिल ही जाता है। नीम के पत्तों को पानी में उबालिए और उन पत्तों का आप पानी में उबालने के बाद में उसको ठंडा कीजिए और उस पानी से स्नान कीजिए। तो आपकी बॉडी में जो स्किन डिसीज है, जो इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वो पूरा खत्म हो जाता है। तो इसमें अपने को सिर्फ नीम के पत्तों का पानी का काढ़ा बनाना है और उसी से स्नान करना है। उसका आप सेवन भी कर सकते हैं पीने के लिए, और नीम के पत्तों को चटनी बनाकर भी खा सकते हैं, और आप उसकी छाल का प्रयोग भी कर सकते हैं। उसकी छाल का पाउडर बना के उसको आप एक एक चम्मच सुबह शाम खा भी सकते हैं, जिससे आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। क्योंकि नीम में एक स्पेशल गुण होता है क्या कि वो एंटीबैक्टीरियल होता है। आपने देखा होगा नीम के पेड़ के पास में कोई भी बैक्टीरिया वगैरह या फंगल वगैरह नहीं आते। उसका रीजन ये रहता है कि वो एंटीबैक्टीरियल पौधा है, और बारिश के मौसम में इसका सेवन करने से आपकी बॉडी भी एंटीबैक्टीरियल हो जाती है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आइए आज हम जानेंगे क्या क्या खाने से क्या क्या फ्री मिलता है। क्या खाएंगे और तो आपका हेल्थ कैसा रहेगा, और क्या छोड़ेंगे तो आपका हेल्थ कैसा रहेगा, इसके बारे में विचार कीजिएगा। तो हमको अगर बीपी चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट बीपी चाहिए, मुझे बीपी की गोली शुरू करवानी है, तो आप खाने में सबसे ज़्यादा चिप्स, जो सॉल्टेड चिप्स होती है, जो नमक वाली जो चिप्स आती है, ऐसे प्रोडक्ट आप खाने में शामिल कीजिए। आपको विद इन कुछ ही समय के बाद में या कुछ एक आध साल के अंदर, 2 साल के अंदर आपको बीपी की गोली शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा सॉल्टेड होता है और प्रिजर्वेटिव के लिए इसमें पोटेशियम होता है। तो ये आपको बीपी को बढ़ाने के लिए मददगार रहेगा। अगर आपको बीपी की गोलियां नहीं शुरू रखनी है तो इस चिप्स को अवॉइड कीजिएगा, जितना हो सके उतना कम से कम इसको ले। दूसरा आता है शुगर। शुगर तो आजकल हर व्यक्ति को हो रही है। वो क्यों हो रही है? क्योंकि फास्ट फूड और अपना पैक्ड फूड आइटम ज्यादा खा रहे हैं। पैक्ड फूड आइटम में प्रिजर्वेटिव कुछ चीज मिलाई जाती है, वो शुगर को स्पाइक करती है। और इसके साथ में अगर आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं करेंगे तो शुगर आपका इंक्रीज रहेगा। और तीसरा, आप बेकरी के प्रोडक्ट, पिज्जा, बर्गर, ऐसी कोई चीजें खाएंगे तो आगे जाके आपका कोलेस्ट्रॉल और हार्ट ब्लॉकेज होने की संभावना रहेगी। अगर आपने इन चीजों को कभी कभार खाया है तो ठीक है, लेकिन अगर आप इनको रोज रोज खाने में शामिल करेंगे, डेली का डेली खाएंगे, तो आपको आगे चल के ये समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमने कई बार देखे हैं, पहले किसी किसी की शुरुआत कोलेस्ट्रॉल से होती है, किसी की सिर्फ बीपी से होती है, किसी की सिर्फ शुगर से होती है। लेकिन जब इन चीजों पे कंट्रोल नहीं किया जाता है तो आगे चल के डिसीज में कन्वर्ट हो जाते हैं और मेडिसिन लेने लग जाते हैं, और फिर इन मेडिसिन के साइड इफेक्ट से किडनी पर लोड आता है और आगे चल के किडनी का ट्रीटमेंट भी करना पड़ता है। तो अपने खाने को सुधारिए, खाने के लाइफस्टाइल को ठीक कीजिए, आपके आधे से ज्यादा बीमारियां आने से बच जाएंगी। और जब किसी को रोक लेते हैं तो ये भी अपने आप में ट्रीटमेंट है। तो ऐसी रोचक जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े हुए रहिए, हमारे चैनल फॉलो करते रहिए, उसमें देखते रहिए, और कुछ अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आइए आज हम बात करेंगे स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, या फिर जो चीज के बारे में कम विचार करना चाहते हैं फिर भी वो ब्रेन में आती रहती है, विचार चलता रहता है, कुछ नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, उसको कैसे कंट्रोल करें या उसके बारे में कौन सी मेडिसिन करें, पंचकर्मा करें, तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिल जाएगा। क्योंकि हमारे शास्त्रों में बताया गया है, चिंतन करने से अपना स्वास्थ्य घटता है। यानी कि जो चिंता करता है, डिप्रेशन लेता है, किसी भी चीज के बारे में बहुत ज्यादा विचार करता है, तो धीरे धीरे उसका रस सही हो जाता है। यानी कि अपने बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, ऑटो इम्यून डिसीज जो होती है वो हाइपर एक्टिव हो जाती है, जिसकी वजह से आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। आप टेंशन में होने के कारण से आपका शरीर का रस सूखने लगता है। रस सूखने से आपके शरीर का तेज और ओज डिस्टर्बेंस हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे शरीर थका हुआ है, वीकनेस, क्योंकि ये स्ट्रेस पूरी बॉडी पे इम्पैक्ट डालता है। अगर आप कोई नेगेटिव थॉट्स के बारे में सोच रहे हैं
तो वो नेगेटिव थॉट्स आपके बढ़ते जाएंगे और समस्या का सोल्यूशन नहीं होगा। देखिएगा, इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे आपके पास 1 किलो टमाटर है। 1 किलो टमाटर को अगर मैं बोलूं कि आपको पूरा महीना भर साथ में लेके घूमना है, तो क्या होगा, वो 1 किलो टमाटर आपकी थैली में रखे रखे सड़ जाएंगे। सड़ने के बाद में उसमें स्मेल आना शुरू हो जाएगी, बदबू आना शुरू हो जाएगी। फिर आपको उसको फेंकने का मन करेगा कि इसको पास में नहीं रखना है। ठीक इसी तरह से आप किसी भी चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा विचार करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं या कोई टेंशन लेते रहते हैं, तो आपका शरीर धीरे 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 डिप्रेशन में चला जाता है और आपको एंजाइटी होने लग जाती है और फिर आप उसी के बारे में सोचते रहते हैं, उससे निकल नहीं पाते। तो इसको निकलने का सोल्यूशन है, उसको छोड़ना पड़ेगा। तो छोड़ने के लिए कुछ मेडिसिन का सहारा ले, जो कहीं भी आप आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलके अपना प्रिस्क्रिप्शन तैयार करवा लीजिए और वो मेडिसिन लेना शुरू कीजिए। उसके साथ में आपको कौन सी थेरेपी सबसे बेस्ट रहती है, इसमें जो रहता है शिरोधारा, सिर पे एक धारा गिराई जाती है जिसको बोलते हैं माइंड रिलैक्स के लिए शिरोधारा बोलती एक थेरेपी होती है। इस शिरोधारा को करते समय आपका मनपसंद सॉन्ग लगाइए, औकार मंत्र का जाप लगाइए, गायत्री मंत्र का जाप लगाइए। ये करते हुए आप शिरोधारा करवाइए, जिससे आपका ब्रेन पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएगा, ब्रेन आपके कंट्रोल में आ जाएगा। और घरेलू अगर उपयोग करना है तो ब्राह्मी, शंखपुष्पी, जटामांसी, इनका काढ़ा वगैरह बना के आप घर पे ले सकते हैं। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, तो इनका काढ़ा बना के लेना शुरू कीजिए। धीरे धीरे आपका डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा और फिर ये आपके कंट्रोल में आ जाएगा। अगर जब तक ब्रेन आपके कंट्रोल में नहीं है, तब तक ब्रेन जो चाहेगा वो आपसे करवाएगा। इसको अपने कंट्रोल में ले लो तो फिर आप इससे जो चाहे वो करवा सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल खुद बोलता है आई एम पॉसिबल। तो कोशिश कीजिए कि आप जिस डिप्रेशन, एंजाइटी से गुजर रहे हैं, उसके लिए आप किसी भी नजदीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलके सजेशन लीजिए, पंचकर्मा के बारे में जानिए, शिरोधारा के बारे में जानिए। और ये जो घरेलू नुस्खा जो मैंने बताया है, ब्राह्मी, शंखपुष्पी और जटामांसी, इन तीनों का काढ़ा वगैरह बनाकर आप लीजिए तो आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आइए आज हम जानेंगे सुबह मॉर्निंग में कितना गिलास पानी पीना चाहिए या सुबह मॉर्निंग में कितना पानी लेना चाहिए। तो इसके लिए हम जानते हैं हर एक को पानी की क्वांटिटी की मात्रा अलग अलग लगती है, हर एक का डाइजेशन अलग अलग होता है। तो हर एक व्यक्ति को अपना कैलकुलेशन सेम निकालना पड़ेगा कि सुबह उसको कितना गिलास पानी पीना है या कितना पानी पीना है। तो आप अपना बॉडी वेट देखिएगा। जैसा कि मेरा बॉडी वेट अगर 70 kg है, तो 70 kg मल्टीप्लाई 10 गुना ml, यानी कि 700 ml तक पानी सुबह सुबह खाली पेट में ले सकते हैं। यानी कि उससे ज़्यादा पानी कतई नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे व्यक्ति उठ के सुबह सुबह 5-5 गिलास, 6-6 गिलास पानी पी जाते हैं, वो कतई गलत है। वो अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देखते हुए पानी को पीना चाहिए कि आपको सुबह कितने पानी की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको 200 ml में काम हो रहा है तो उतना भी चलेगा, लेकिन वो आपका देखना चाहिए कि आपका डाइजेशन कितने पानी में क्लीन हो रहा है। मतलब अधिकतम मैं 700 ml पानी तक ले सकता हूँ। ऐसे ही जिसका बॉडी वेट 80 है वो 800 ml तक ले सकता है, जिसका 60 है वो 600 तक ले सकता है। बहुत ज़्यादा अनावश्यक पानी पीने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा ध्यान रखिए कि अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग पानी पिए। और इसमें एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, जो किडनी पेशेंट्स है जिनको पानी के लिए मना किया गया है वो उतना पानी भी न ले, और जो स्वस्थ व्यक्ति है वो अपना पानी का खुद डिसीजन ले और अपना बॉडी कितना एक्सेप्ट कर रही है, बॉडी को कितनी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग पानी की क्वांटिटी को ले। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आइए आज हम बात करेंगे पाइल्स, फिस्टुला और फिशर के बारे में। यानी कि तीनों को समझेंगे कि पाइल्स क्या होता है, फिस्टुला क्या होता है, फिशर क्या होता है, और मराठी में इसको मूलव्याध का त्रास बोलते हैं। तो आइए हम जानेंगे कि इन तीनों में मेन डिफरेंस क्या होता है। तीनों दिखने में या बोलने में बीमारी सेम लगती है, लेकिन तीनों ही अलग अलग है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पाइल्स, फिस्टुला और फिशर यह अपना एनोरेक्टल से संबंधित बीमारी है। जहां अपन सुबह फ्रेश होने जाते हैं, वहां पे उस एनस में अगर आपका एनस वाले पार्ट पे आपका हल्का सा कोई कोम आया हुआ या कोई गठान बनी हुई है, तो उसको हम बोलते हैं पाइल्स, है ना। ये आएगा पाइल्स की कैटेगरी में, मतलब आपका पाइल्स है। फिर उसके बाद में दूसरी कैटेगरी जो होती है वो होती है जिसमें वहां पे एनस में कट लग जाता है। जहां आप फ्रेश होने जाते हैं वो उसमें ब्लड आपका पहले गिरता है, क्योंकि वहां पे आपका कट लगा हुआ है। जैसे कई बार अपने होंठ देखे होंगे, यहाँ से कट जाते हैं तो जरा सा खोलते हैं तो उसको बहुत
दर्द होता है। और फिर उसमें आप कोई भी नारियल तेल वगैरह लगाते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है, नहीं तो अगर ज्यादा खोलते हैं तो उसमें से ब्लड आ सकता है। ठीक इसी प्रकार से अपने एनस में कट लग जाते हैं, जिसको बोलते हैं फिशर। और उसके बाद में एक होता है फिस्टुला। फिस्टुला यानी कि एक उस लेटरिन के रास्ते के अंदर एक ट्रैक बन जाता है, मतलब एक गोल पाइप जैसा या पाइप टाइप में बन जाता है, जिसमें से आपका मवाद आता है, पस आता रहता है। इसको बोलते हैं फिस्टुला। तो तीनों चीजों में डिफरेंस है, पाइल्स, फिशर और फिस्टुला। दिखने में एक जैसी है, लेकिन तीनों के चीजें अलग अलग है। इसकी डिटेल जानकारी हम के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। और कल हम जानेंगे पाइल्स भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, 4 टाइप के पाइल्स होते हैं, उसको हम कल जानेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आइए आज हम बात करेंगे दरण के बारे में, यानी कि बहुत पुरानी पद्धति है नाभि खिसकना जिसको बोलते हैं। इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, और बहुत से व्यक्तियों को ये पता ही नहीं होता है कि अपनी अम्लाइकल खिसकी हुई है, जिसकी वजह से उनको तकलीफ हो रही है। और ये ऐसी चीज है, न सोनोग्राफी में आएगी, न सीटी स्कैन में आएगी, न ही एमआरआई में आएगी। ये चीज बहुत लोगों को पकड़ में ही नहीं आती है, और वो दुनिया भर का ट्रीटमेंट करते रहते हैं, गैस एसिडिटी के लिए या फिर बाकी चीजों के लिए। तो आइए जानते हैं इसमें मेन मेन लक्षण क्या हो सकते हैं इसके। सबसे पहला लक्षण हो सकता है भूख नहीं लगना, खाना नहीं पचना, पेट में भारीपन लगना, खाली पेट में थोड़ा सा अच्छा लगना, खाना खाने के बाद में पेट फूला हुआ लगना, या फिर हल्का सा पेट में से खिंचाव जैसा रहता है, या इसकी वजह से कभी कभी वजन नहीं भी बढ़ता है, और इसी की वजह से कई बार आपको थकान, वीकनेस, कमजोरी लगती है, और आपको काम में मन नहीं लगता है। तो इसका सिंपल सा तरीका है, सुबह खाली पेट में इसको चेक कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। अगर ये नाभि अगर अपनी जगह नहीं है, या नाभि खिसकी हुई, जिसको दरण भी बोलते हैं कि दरण खिसकी हुई है, तो भी आपको समस्याएं होती है, कई बार इसकी वजह से पेन भी होता है। तो आप पहले इसको चेक करवा लीजिए सुबह खाली पेट में। अगर ये नहीं है तो सबसे पहले इसको सेट कीजिए, बाकी ट्रीटमेंट सब बाद में कीजिए। अगर आपने पहले इसको सेट किया, हो सकता है कि कई लोगों को पता ही नहीं हो। तो एक देखने का तरीका भी होता है, अपने दोनों हाथों को आप इस तरह से रखिएगा, इस पोजीशन में, और आपकी जो लाइनिंग है ये लगभग लगभग सेम कंडीशंस में आनी चाहिए, मिलनी चाहिए, तो भी आपको पता चलता है कि एग्जैक्ट स्थिति क्या है। ये हाथ से देखने का तरीका है, जिनको नहीं समझ में आए सुबह खाली पेट में एग्जैक्ट चेक करवा ले, इसको तो समझ में आ जाएगा। और इसको प्रोसेस कुछ नहीं है, इसको बिठाना है, 5 से 10 मिनट लगते हैं, इसको बिठा दीजिएगा, लाइफ टाइम की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हम ऐसे ही हमारे एक पेशेंट का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, जिनको 17 साल से ये प्रॉब्लम थी और उनको पता भी नहीं था कि उनको ये प्रॉब्लम है। उन्होंने गाल ब्लैडर का ऑपरेशन करवा लिया, बोल रहे गैस एसिडिटी वगैरह ज्यादा बन रही है, उस चक्कर में गाल ब्लैडर का रिमूव करके पूरा ऑपरेट करके बाहर निकाल दिया। उसके बाद भी उनकी जो समस्याएं थी गैस की, वो एज ए टीज बनी हुई थी। और जब आज से 1 साल पहले वो हमारे पास आए थे, और जब आए और हमने चेक किया नाभि का उनका, तो अम्लाइकल उनका अपने स्थान पर नहीं था। तो हमने बोला कि सुबह खाली पेट आ जाइए आप, हम इसको सेट कर देते हैं। बोले अभी तक तो मुझे 17 साल हो गए, इससे तकलीफ से आराम नहीं मिला है, देखते हैं। वो सुबह खाली पेट आए, खाना लेके आए, उनका बिठाया, सेट किया, फिर उसके बाद में उन्होंने खाना खाया। और खाना खाने के बाद में अगले दिन शाम को उनका फोन आया, बोले नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आज हम बात करेंगे हरियाली अमावस्या के ऊपर, यानी कि जो सावन के महीने में आती है अमावस्या, इसी का नाम से स्पष्ट है हरियाली अमावस्या। आयुर्वेद में इसका क्या लाभ है हम ये जानेंगे। तो ये जो हरियाली अमावस्या है, ये संदेश देती है कि आप अपने जीवन में खान पान में हरे पत्तों की सब्जियों को ऐड कीजिएगा। अगर आप उसको नहीं खाते हैं तो उसको खाना शुरू कीजिए, उससे आपको बीमारियां नहीं होगी, या बीमारियां होने के चांसेस आपके खत्म हो जाते हैं। हम कैंसर जैसी बहुत बड़ी बीमारी को हराने के लिए भी ग्रीन जूस का उपयोग करते हैं। हमारे बहुत सारे वीडियो हमने पहले डाल रखे हैं कि ग्रीन जूस में क्या क्या डालना चाहिए, और वो ग्रीन जूस हम पीने के लिए देते हैं। साथ में एक गोल्डन थेरेपीज होती है, जिसमें सारे ग्रीन सब्जियां और ग्रीन पत्तों को डाल के, उसको साथ में अदरक और कच्चे हल्दी डाल के उसकी एक थेरेपीज कराते हैं, थाली में रख के उसको चलवाते हैं, तो उससे कैंसर रिवर्स होता है। तो ऐसे ही हरे पत्तों को अपने जीवन में बनाए रखिए, आपके जीवन में हरियाली आती रहेगी। और इसी के ऊपर मैं आपको मेरे ही जीवन का एक किस्सा सुनाता हूँ। जब मैं बहुत छोटा था, 9th-10th तक, मैं सब्जी में डाला हुआ हरा धनिया नहीं खाता था। यानी कि सब्जी में अगर कोई धनिया डाल देता था तो उसको साइड से निकालता था और फिर उस सब्जी को खाता था, या फिर मेरे लिए जो सब्जी बनती थी उसमें धनिया
निकाल के फिर उसके बाद धनिया डालते थे। और आज जब इस सबके गुण हमको जानने मिले हैं, तब हम ये ग्रीन पत्तों का जूस और ग्रीन पत्तों की चटनी बना के हम ले रहे हैं। और आगे भी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कोई भी चीज टेस्ट के लिए नहीं खाएं, टेस्ट को छोड़ के आप उसको अपने हेल्थ के लिए खाएं, तो आपकी समस्या लाइफ टाइम के लिए सोल्व हो जाएगी। तो अभी आप हरे पत्तों में जैसे धनिया की चटनी बन हो गई, पुदीने की चटनी हो गई, ये अपने खाने में शामिल कीजिए, तो आपको इसका बहुत लाभ मिलेगा। सबको एक बार फिर से हरियाली अमावस्या की शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर रितेश पाटीदार। आप सभी दर्शकों के लिए हम डेली कुछ न कुछ घरेलू नुस्खे लेके आते हैं। साथ में हम ऐसी चीज़ें डालते हैं जो आपके आसपास अवेलेबल हो जाए और उसको आप घर में आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों का उपयोग करके आप अपनी लाइफ में चेंजेस ला रहे हैं। कुछ लोग डिसीज़ को रिवर्स कर रहे हैं, कुछ छोटे-मोटे नुस्खे करके अपनी छोटी-मोटी बीमारियों को दूर कर रहे हैं। तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि जब आप ये नुस्खे करके हमको फ़ोन करते हैं कि हमको इतना लाभ हुआ है, तो हमारा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। तो इसी कड़ी में हम आज नया वीडियो लेकर आए हैं। जिनको नज़ला होता है, यानी कि नाक से पानी बहता रहता है, नाक में साइनोसाइटिस की समस्या होती है, ये होता है वात दोष के कारण। इसके साथ में किसी को कमर दर्द, बैक पेन, शरीर में बुखार यानी जकड़ाहट वगैरह रहती है, तो उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि हमेशा आप इसका ट्रीटमेंट करने जाएंगे तो ये होता है कफ दोष। कफ को आप ट्रीट करोगे तो वात बढ़ जाएगा, और वात को ट्रीट करोगे तो कफ बढ़ जाएगा। तो जब आप बैक पेन या फिर हल्का, जिसको हार्ड बुखार बोलते हैं, अंदर ही अंदर बुखार रहना, अगर उसका ट्रीटमेंट करने जाएंगे तो ये समस्या बढ़ जाएगी, और इसका ट्रीटमेंट करने जाएंगे तो ये समस्या बढ़ जाएगी। तो ऐसे में घरेलू उपाय क्या करना चाहिए? तो घरेलू उपाय को आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा। धनिया, सूखा धनिया अपने को मिल ही जाता है। सूखा धनिया 1 चम्मच लीजिए और उसमें थोड़ा सा अदरक डालिए और 100 ml पानी में इसको उबालिए, आधा बचे, इसको छान लीजिए। फिर छानने के बाद इसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाइए। गुड़ अपना देसी गुड़ होना चाहिए, काला वाला गुड़, वो मिलाइए उसको, और उसको छान कर ठंडा करके फिर पीजिए। तो आप देखेंगे कि विदिन 2 या 3 दिन में आपको नज़ला की समस्या या जो अंदर हार्ड बुखार जो रहता है, जिसमें थकान, वीकनेस, कमजोरी रहती है और शरीर काम नहीं करता है, तो या फिर काम करने का मन नहीं होता है, ऐसे में आप ये 3 दिन 4 दिन ये काढ़ा या चाय बना के पिएंगे तो आपकी समस्या सोल्व हो जाएगी। इसमें दूध नहीं डालना है, इस चीज का ध्यान रखिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आइए आज हम बात करेंगे पान के बारे में। जो खाने वाला पान होता है वो क्या क्या काम करता है अपनी बॉडी में, और वो खाना लाभप्रद है या नहीं है। तो जो खाने वाला पान होता है वो बहुत ही लाभप्रद है। वो एंटीबैक्टीरियल है, अपने मुंह में जो छाले वगैरह होते हैं उनको कवर कर देता है, घाव को भर देता है। प्लस एंटीबैक्टीरियल होने से आपके मुंह में कोई भी बैक्टीरिया वगैरह होता है तो उसको खत्म करने का काम करता है। प्लस आपके मुंह में कोई भी स्मेल, दुर्गंध वगैरह होती है तो उसको दूर करता है। और उसके साथ में इसको, पान को चबाने से मुंह में आपके लार बनती है, वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिव करता है। तो पान के इतने सारे लाभ है, तो पान हमको खाना चाहिए। लेकिन पान में क्या क्या नहीं डालना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो पान में कत्था, चूना और सुपारी, ये 3 चीज नहीं डाल के फिर पान को बना के खाना चाहिए। वो पान आपके लिए सबसे ज्यादा लाभप्रद रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आइए आज हम बात करेंगे जिनके शरीर में पित्त दोष ज्यादा बढ़ा हुआ होता है, यानी कि शरीर में जलन और शरीर में ऐसे दाग होते हैं, चेहरे पे पिंपल्स वगैरह आते हैं, और उनका रक्त दूषित हो चुका होता है, यानी कि शरीर में आग होती है, पसीने में तर होते हैं, और एसी में बैठते हैं, फैन में बैठते हैं, तब भी उनको पसीना आता रहता है और उनका पसीना स्मेल युक्त होता है। उनको घर में कौन सी सब्जी ज्यादा प्रयोग करना चाहिए? तो उनको चौलाई की सब्जी का ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। चौलाई मार्केट में आसानी से इजीली मिल ही जाता है, उसकी सब्जी लाइए, उसकी सब्जी बना के खाइए। और चौलाई की सब्जी का जो गुण होता है वो बहुत ही बढ़िया गुण होता है, उसमें वो ठंडक बॉडी को प्रदान करता है। तो आप अगर वो सब्जी खाना शुरू करेंगे या सब्जी का उसको शामिल करेंगे अपने खाने में, तो आपका पित्त दोष डाउन होना शुरू हो जाता है। और ये पित्त की वजह से शरीर में आग, जलन, एसिडिटी होती है। तो चौलाई की सब्जी से आपको बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। आप प्रयोग करके देखिए। जिनके शरीर में बहुत ज्यादा जलन होती है उनको भी ये चौलाई की सब्जी बहुत फायदा करेगी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आइए आज हम मिलेंगे हमारे एक और ओल्ड पेशेंट से।
जो 3 से 4 महीने पहले शुगर की गोलियां ले रहे थे, और अभी पूरी शुगर की गोलियां बंद हो गई है, प्लस एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दोनों गोलियां बंद है। और आज हम उनका रिपोर्ट उनके मुंह से जानेंगे। आइए हम मिलते हैं संजय जी से। नमस्कार। नमस्ते, माझं नाव संजय दशरथ राऊत, राहणार नाशिकचाच आहे मी. डिसेंबरमध्ये म्हणजे बाहेर चेक केलं होतं, त्यावेळेला माझं 13.3 होतं शुगर. आणि बीपीची गोळी होती, पण मी घेतली नाही बीपीची गोळी त्यावेळेला. फेब्रुवारी महिन्यात मी डॉक्टर साहेबांना भेटलो. त्याच्यानंतर त्यांच्याकडे औषध चालू झाले आयुर्वेदिकचे. आणि मागच्या महिन्यात मी जेव्हा चेक केलं, त्याच्या अगोदर एकदा चेक केला 3 महिन्यानंतर, तर 6.5 होतं. त्याच्यानंतर आत्ता केलं चेक तर 5.6 वरती आलं. तर माझ्या आता सर्व शुगरच्या गोळ्या बंद आहेत. फक्त थायरॉइडची चालू आहे, ती पण बंद झाल्यासारखीच आहे. पण डॉक्टर साहेब म्हणतात की ती एकदम बंद नाही करता येत, म्हणून ती 2-3 महिने घेतल्यानंतर ती सुद्धा बंद होते. ओके, धन्यवाद। ये हमारे साथ में थे जिनका डे 1 का HbA1c हमारे पास में रिपोर्ट है उनका 13.8 यानी कि 13.8 उनका HbA1c था विथ एलोपैथिक मेडिसिन, और आज उनका HbA1c आया है 5.6। ये और एलोपैथिक भी बंद है और आयुर्वेदिक भी बंद है। तो ये रिजल्ट हमको आयुर्वेदिक में देखने को मिलता है। लेकिन हमने सिर्फ डाइट बताया है, फॉलो इन्होंने किया है, सब कुछ काम इन्होंने किया है, हमने सिर्फ गाइडेंस दिया है, करने वाले ये खुद है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा प्रणेश पाटीदार। आइए आज हम बात करेंगे मल्टीविटामिन और कैल्शियम की टेबलेट के बारे में। तो जो मल्टीविटामिन और कैल्शियम की टेबलेट आप लेते हैं वो क्या काम करती है, और यह लेना उचित है या नहीं है, और अगर ले रहे हैं तो फिर नेचुरली इसको कैसे कंज्यूम करें, बॉडी में विटामिन और प्रोटीन्स की पूर्ति कैसे करें। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि जो भी आप मल्टीविटामिन की टेबलेट लेते हैं तो वो हो सिर्फ डे 1 24 आवर या 1 मंथ तक आपका काम करेगी, और जो भी कैल्शियम के आप टेबलेट वगैरह लेते हैं तो वो 1 वीक तक आपका काम करती है बॉडी में, या फिर उसके बाद में वापस से आपको कैल्शियम का सप्लीमेंट लेना पड़ता है। तो बॉडी में नेचुरल तरीके से कैसे लें, इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसका डिटेल जानना पड़ेगा कि ये बॉडी में अब्जॉर्ब कहाँ से होती है। तो आयुर्वेद के हिसाब से देखा जाए तो 7 धातुएं होती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ऐसे करके 7 धातुएं अपनी बॉडी में बनती है, और जो रस बनता है वो अपने खाने से बनता है। आप बॉडी में क्या इंटेक्ट कर रहे हैं, खाने में आप अपनी बॉडी में क्या डाल रहे हैं, उसके ऊपर बहुत फर्क पड़ेगा। आचार्यों ने दिनचर्या और ऋतुचर्या वर्णन में पूरा स्पष्ट वर्णन किया गया है कि कौन सी ऋतु में कौन सा आहार लेना चाहिए, कौन सा खान पान रखना चाहिए, कौन सा पहनावा रखना चाहिए। वो सब आपके बॉडी के इम्पैक्ट और आपके मौसम के अकॉर्डिंग सारी चीज आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट करेंगे। आप एक ही चीज लंबे टाइम तक कंटिन्यू करते जाते हैं तो बॉडी में विटामिन और कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो आप हरी सब्जियों को सारी हरी सब्जियां कंज्यूम कीजिए। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होता है जो हरी सब्जी कुछ सिलेक्टेड सब्जियां खाते हैं, कुछ सब्जियां नहीं खाते। तो उनको मैं बोलना चाहूंगा कि सारी सब्जियां खाइए, A to Z, कोई सी भी सब्जी नहीं छोड़ना है, सारी सब्जियां अपने को खाने में लेते रहना चाहिए, है ना। और जो भी आपको कैल्शियम वगैरह के जो सोर्सेस वगैरह होते हैं, तो जब जहाँ जितनी बॉडी में आवश्यकता हो उतना कैल्शियम अपने को लेते रहना चाहिए, ताकि बॉडी में सब धातुएं ठीक रहेगी तो ऑटोमेटिक ये समस्या आपकी सोल्व हो जाएगी। और इसका मेन रीजन होता है बॉडी का डाइजेशन, क्योंकि अपने आयुर्वेद में बोला गया सर्वे रोग अभिवंदनम, सभी रोग पेट से ही शुरुआत होते हैं। मतलब जो भी आप खाना खा रहे हैं वो रस में कंज्यूम होगा, रस में कंज्यूम होने के बाद ही वो रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र में जाएगा। तो अगर आपका खाना ही गड़बड़ है, अगर आपका खाना ही ठीक नहीं है, तो आप कभी भी विटामिन और प्रोटीन बराबर मात्रा में कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, और उसके लिए आपको सप्लीमेंट ही लेना पड़ेगा। तो उसके लिए अपने खान पान को सुधारिए। जैसे हमने अभी तक डाइट बताई है वो डाइट का फॉलो कीजिए, डाइट करना अच्छा रखिए, समय समय पे डाइट को चेंजेस कीजिए, सर्दी के अकॉर्डिंग अलग, बरसात के अकॉर्डिंग अलग, गर्मी के अकॉर्डिंग अलग, ऐसे अलग अलग, और अपने खाने में वेरिएशन जरूर रखिए। लेकिन जो चीज बाहर का बेकरी प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट है, ये चीज जो हमने मना किया हुआ है उनको लिमिट मात्रा में, या फिर जिसका हमने बिल्कुल निषेध किया गया है वो नहीं लेना है। और अगर कुछ ले रहे हैं तो उसका एक लिमिटेशन आपकी बॉडी में होना चाहिए। कितना कार्ब्स आप खा रहे हैं, कितना प्रोटीन आप खा रहे हैं, कितना विटामिन आप खा रहे हैं, इसको आप अगर बॉडी में देखते रहेंगे तो आपको कभी भी अलग से मल्टीविटामिन और कैल्शियम की टेबलेट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बॉडी में खुद ही बना लेगी। तो अपने को इसको रस को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए,
तो रस को ठीक करने के लिए आपको आयुर्वेदिक किसी डॉक्टर से मिलना चाहिए और अपना पेट का डाइजेशन देखना चाहिए कि वो ओके है या नहीं, क्योंकि सब खाना आपका यहीं से पच के जाता है। तो अगर आपका ये खाना ओके रहा तो आपको बॉडी में कभी कोई तकलीफ आएगी ही नहीं, क्योंकि जब भी कोई भी डिसीज की शुरुआत हुई, चाहे बीपी की हो, शुगर की हो, कोलेस्ट्रॉल की हो, हार्ट ब्लॉकेज की हो, जोड़ों में दर्द हो, यूरिक एसिड हो, स्ट्रेस हो, ये सब का कारण अपना पेट होता है। अगर पेट ही ठीक नहीं है तो इन बीमारियों को आप कभी ठीक नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आपको इनको पूरा ठीक करना है तो आना वापिस जठराग्नि पे ही पड़ेगा। जठराग्नि आपकी मंद है, तीव्र है या फिर मध्यम है, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट कीजिए, आपकी समस्या का सोल्यूशन हो जाएगा। और जब आपका खाना अच्छे से पचने लगेगा तो आपको ये सारी समस्याओं के सोल्यूशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसलिए इन मल्टीविटामिन और कैल्शियम के पीछे भगने के बजाय इनको नेचुरल बॉडी में कंज्यूम करवाना अपनी बॉडी से सीखिए, तो आपको ये समस्याएं लाइफ टाइम के लिए सोल्व हो जाएगी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आइए आज हम बात करेंगे सुकून की। आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में सुकून बहुत ज़रूरी है। तो सुकून के लिए हमें क्या करना चाहिए या फिर कौन सी थेरेपी लेना चाहिए, उसके लिए हम बात करेंगे। तो सुकून के लिए एक आयुर्वेद में सबसे बेस्ट थेरेपी बताई गई है पंचकर्मा के माध्यम से। यानी कि पंचकर्मा में एक प्रोसेस होती है शिरोधारा, यानी कि सिर पे धारा गिराने वाली एक प्रोसेस होती है। आप बिल्कुल रिलैक्स माइंड से लेट जाइए और कोई मेडिकेटेड ऑयल वगैरह की, काढ़े की आपके सिर के ऊपर धारा गिराई जाती है, जिससे आपका ब्रेन पूरी तरह से रिलैक्स हो जाता है। और ये प्रोसेस 15 मिनट से लेके 45 मिनट तक अलग अलग प्रकार की होती है। तो इसमें आप जिस बीमारी या जिस टेंशन की वजह से आप चल रहे हैं उसमें रिलैक्सेशन हो जाएगा। किसी को नींद नहीं आ रही है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, उसमें आपको तकलीफ में सॉल्यूशन हो जाएगा। कोई बहुत ज़्यादा सोचता है, विचार करता है, तो उसमें भी ये थेरेपी बहुत लाभ करेगी। तो कुछ नहीं, अपने नियरेस्ट पंचकर्म सेंटर में जाना है और सुकून के लिए उनको बोलिएगा कि हमको शिरोधारा करनी है। तो शिरोधारा में ऑप्शंस बताएंगे, फिर आपसे पूछेंगे क्या डिसीज है, क्या है, या फिर रिलैक्स होने के लिए कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो सेट कर देंगे, काढ़े की, ऑयल की, या जैसे भी शिरोधारा वो आपके वात, पित्त और कफ के अकॉर्डिंग सेट करेंगे। और वो प्रोसेस आप 3 दिन का कर सकते हैं, 5 दिन का कर सकते हैं, 7 दिन का कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ये ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए, जैसे आप कोई भी गाड़ी वगैरह लेते हैं तो उसमें आप कंफर्ट के लिए अलग अलग चीजें लगाते हैं, जैसे उसमें एलईडी हो गया या फिर और कुछ चीजें हो गई। तो ऐसी कंफर्ट के लिए जो चीजें लगाई जाती है, वैसे ही सेम बॉडी को रिलैक्सेशन देने के लिए या फिर सुकून के लिए, एक स्ट्रेस फ्री जिंदगी के लिए पंचकर्मा में शिरोधारा बहुत जरूरी होती है। तो ये आपके नियरेस्ट पंचकर्मा सेंटर में सर्च कीजिएगा और आप करके देखिएगा। एक बार कीजिएगा, बहुत रिलैक्स मिलेगा, ब्रेन एकदम रिलैक्स हो जाएगा और आपकी जैसी जिंदगी की थकान निकल गई होगी, स्ट्रेस निकल गया होगा, ऐसा लगेगा आपको। तो एक बार करके आप मुझे एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। मेरा यही चैनल है, इस पर मुझे कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल पे अच्छी सी जानकारी के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आइए आज हम बात करेंगे जिनके शरीर में पित्त दोष ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, यानी कि शरीर में जलन और शरीर में ऐसे दाग होते हैं, चेहरे पे पिंपल्स वगैरह आते हैं और उनका रक्त दूषित हो चुका होता है, यानी कि शरीर में आग होती है, पसीने में तर होते हैं और एसी में बैठते हैं, फैन में बैठते हैं, तब भी उनको पसीना आता रहता है और उनका पसीना स्मेल युक्त होता है। उनको घर में कौन सी सब्जी ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए? तो उनको चौलाई की सब्जी का ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। चौलाई मार्केट में आसानी से इजीली मिल ही जाता है, उसकी सब्जी लाइए, उसकी सब्जी बना के खाइए। और चौलाई की सब्जी का जो गुण होता है वो बहुत ही बढ़िया गुण होता है, उसमें वो ठंडक बॉडी को प्रदान करता है। तो आप अगर वो सब्जी खाना शुरू करेंगे या सब्जी का उसको शामिल करेंगे अपने खाने में, तो आपका पित्त दोष डाउन होना शुरू हो जाता है और ये पित्त की वजह से शरीर में आग, जलन, एसिडिटी होती है। तो चौलाई की सब्जी से आपको बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। आप प्रयोग करके देखिए। जिनके शरीर में बहुत ज्यादा जलन होती है उनको भी ये चौलाई की सब्जी बहुत फायदा करेगी। धन्यवाद।